चलिए जी, शुरू करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है। थैंक यू जी। सो आई फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ यू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। आप में से बहुत सारे दोस्त, आई एम प्रीटी श्योर कि मोर देन 75% ऑडियंस हमारे साथ ऐसी ही होगी जो ऑलरेडी हमें जानती है। फिर भी जो दोस्त हमारे साथ नए आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आईसीटी का आपको तारुफ करवा दूं। उसके बाद जो है वो हम इस कोर्स का जो आज का हमारा एजेंडा है इसको इंशाल्लाह हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आगे बढ़ने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के ऑब्जेक्ट आप लोगों के सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे बखूबी आगाह भी हैं। हमने बेसिकली जो मैं अगर उसको समराइज करूं तो हमने इस गैप को जो है वो आइडेंटिफाई किया जो कि हमारे एकेडेमिया और उसके साथ साथ जो आपके इंडस्ट्री के अंदर जो गैप आ रहा है उसको हमने आइडेंटिफाई किया और अब हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इस गैप को ब्रिज करें। तो उस हवाले से हम डिफरेंट जो है वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, डिफरेंट सीपीटी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। कॉर्पोरेट एडवाइजरी इज वन ऑफ देम। और इंशाल्लाह आगे जाके आज हम इस कोर्स की आउटलाइन को बड़े डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे और उससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितना कम्प्रिहेंसिव कोर्स है। देखिए, आपकी जो मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड है, वर्थ है, एक्सेप्टेंस है, वो आपका इवेंचुअली स्किल सेट है। इट्स नॉट बिकॉज ये आपका डिग्री प्रोग्राम, मैं डिग्री प्रोग्राम को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कभी करूंगा, ना हमने कभी किया है। लेकिन अब आपके जो ट्रेडिशनल हमारा जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, जो करिकुलम है हमारा ट्रेडिशनल, उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो जाके इंडस्ट्रीज की और बिजनेसेस की जो नीड होती हैं वो उसको पूरा कर सके। तो उसी को, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हम लगे हुए हैं और काफी हद तक हम इसके अंदर कामयाब भी हुए हैं। तो ये सारे हमारे इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं। एक तरफ आप एक स्किल सेट को सीखते हैं और साथ ही आप उसको जो है इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं रियल चांस। और दूसरी तरफ यहाँ से आपको एक आउटरीच और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। द रीजन बीइंग कि जैसे आज जिस कोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 3 महीने जो है वो इसके अंदर आपके लगेंगे और ये बाउंड नहीं है 3 महीने तक। जब तक आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, जब तक आप लोग जो है वो पैशन के साथ क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, आप लोग डिफरेंट क्यूरीज लेके आ रहे होंगे, प्रपोजिशंस लेके आ रहे होंगे, तो अगर इसके अंदर 2 4 5 एडिशनल क्लासेस भी हमें करना पड़ी तो हम वो भी आपको देंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि जी 3 महीने की क्लासेस हमने कमिट की हैं या फिर आपसे 24 ये लेक्चर बनते हैं तो 24 लेक्चर के बाद हम इसको आगे कैरी नहीं करेंगे। अभी आपके सामने सीईओ साहब का मैसेज है, उनका विजन और मिशन स्टेटमेंट भी है। इसको भी मैं समराइज उसी हवाले से ही करूंगा कि बेसिकली हमारा बैकग्राउंड तो चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी से है, लेकिन ये गैप हमने बहुत क्लोजली जो है वो आइडेंटिफाई किया और उसको अब हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट सीपीडीज ऑफर करके। हमारी फिजिकल प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो आईसीटी जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में लोकेटेड है। हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में है और मैं आज आपसे हेड ऑफिस से ही मुखातिब हूँ। हेड ऑफिस का एड्रेस भी आप लोगों के सामने आ रहा है। इसके साथ साथ जो है वो हमारा कैंपस, फिर हमें डिमांड आई कराची से तो कराची के अंदर भी हमने कैंपस एस्टेब्लिश किया। करंटली कैंपस यहाँ पे लोकेटेड है लेकिन वहाँ पे भी अभी हमें थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो होपफुली विद इन अ मंथ हम आपको एक नई लोकेशन शेयर करेंगे। वहाँ पे भी एक्सपेंशन की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह लाहौर के अंदर भी हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस जो है वो स्टैब्लिश किया है जो कि मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर वाक़ है। आईसीटी के पोर्टफोलियो में जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उसके हवाले से मैं बताता चलूँ तो इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन के अंदर 5 डिफरेंट जो कोर्सेज हैं, 5 कंट्रीज का टैक्स सिस्टम है वो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें यूके है, यूएसए है, कनाडा है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। नाउ वी आर वर्किंग के हम इंटायर गल्फ को कवर करें। उसकी वजह यह है कि जो हमारा फाइनेंस प्रोफेशनल है स्पेसिफिकली, तो जब भी ये लोग प्लान करते हैं यहाँ से इस कंट्री से मूव करने का तो पहली डेस्टिनेशन उनकी गल्फ होती है, वो बहरीन हो, वो कतर हो, और उसमें भी स्पेसिफिकली यूएई है। तो हम ऑलरेडी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जब हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स यहाँ से जाते हैं तो वो एक ऐसा स्किल सेट लेके जाएं कि वहां जाके उनको कोई टैक्सी, कोई ट्रक ड्राइवर की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करें, वाइट कॉलर प्रैक्टिस में जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मेजर शेयर है। ऑलरेडी हमारे मोर देन 600 स्टूडेंट जो है वो यूएई के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। और इस सर्टिफिकेशन के हवाले से कहूँ तो इसके जो रिस्पेक्टिव मेंटोर्स हैं वो भी यूएई में बैठे हुए हैं, एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं उनके। और बाकी भी जितने कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल उसमें भी जितने भी मेंटोर्स हैं ये ट्रेडिशनली टीचर नहीं है, ये आपको बुकिश नॉलेज पास ऑन नहीं कर रहे होते। हम, हमारे पास जितने मेंटोर्स हैं ये सारे के सारे रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री से वाबस्ता है।
प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैरी करते हैं, और वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो आपको पास ऑन कर रहे होते हैं। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर हमारा जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिससे हमने आईसीटी का आगाज किया था, बेसिकली जो पाकिस्तान टैक्स कंप्लायंस को कवर करता है। बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी ये कोर्स हमसे किया भी होगा। और इसका फिर एडवांस वर्जन आता है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के नाम से, जिसमें टैक्स नोटिस किस तरह से आपने हैंडल करनी है वो इसमें कवर होता है। अपील्स का क्या मैकेनिज्म होता है, उसके ग्राउंड्स किस तरह से बनते हैं, तो वो सारी उसकी आउटलाइन में आता है। आज का हमारा अगरचे एजेंडा ये तो नहीं है कि मैं आउटलाइन हर एक कोर्स की डिफाइन करूं, लेकिन थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो के हवाले से बता रहा हूं कि हम ऑलरेडी किन किन डिफरेंट स्किल सेट्स को जो है वो ऑफर कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी, आप मार्केट में जाएं, आपको आईपी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत कम मिलेंगे, जिनको एक अच्छी कमांड, जिनकी हम बात करते हैं कि जिसको ट्रेडमार्क के ऊपर कमांड हो, आपके कॉपीराइट्स के ऊपर कमांड हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जिसको बहुत अच्छे से आती हो, तो ये कंसल्टेंट्स आपको प्रोफेशनल मार्केट में बहुत कम मिलते हैं। तो हमने ये भी प्रोग्राम ऑफर किए हुए हैं प्रीवियसली, और करंटली जो है वो हम इसको प्री रिकॉर्डेड मोड पे ऑफर कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, बेसिकली उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हमने किए हैं। कंपनी सेक्रेटरी अगरचे थोड़ा सा स्पेसिफिकली हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एससीसीपी की डोमेन तक। तो कॉर्पोरेट एडवाइजर जो है वो इंशाल्लाह इससे भी एक एक्सटेंसिव होगा, जब हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो लोग जो सिर्फ सेल टैक्स के ऊपर कमांड हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सेल टैक्स मास्टरी का कोर्स है। फिर वो लोग जो ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी गाइड है, स्टॉक मार्केट का हम कोर्स ऑफर करते हैं। एलएलसी फॉर्मेशन, एक मैं कहता हूं कि बहुत ही इजी स्किल सेट है, बहुत ही इजी है टू बी ऑनेस्टली, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। यूएसए के अंदर अगर आपने बिजनेस किस तरह से रजिस्टर करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज क्वाइट सिंपल। जिस तरह आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बना रहे हैं, जिस तरह आप फेसबुक की प्रोफाइल बना रहे हैं, कुछ इसी तरह आपने डिफरेंट फॉर्म फिल करने होते हैं, और इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को एक एंटिटी जो है रजिस्टर करके दे देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मिनिमम मिनिमम की भी बात करूं, आप अपनी सर्विस चार्जेस की मद में, अगर आप प्रोफेशनल की बात करते हैं, देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो आपको 50-100 डॉलर के अंदर एलएलसी रजिस्टर करके दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपने हम उस अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो बीइंग प्रोफेशनल अगर बात करें, तो मिनिमम आप $150 भी अगर किसी से चार्ज करते हैं, और अगर आप महीने के अंदर 5-6 एलएलसी किसी को रजिस्टर करके दे देते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लगा के देखें कि वो एक आपका बहुत रीजनेबल आपका इनकम बन जाती है, जब आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कोर्स भी हम ऑफर कर रहे हैं। देन ऑफ कोर्स वो लोग जो लोकल मार्केट से ग्लोबल मार्केट में अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स है। फिर डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है। ये ऐसे टूल्स हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी बहुत ज्यादा बिजनेसेस के अंदर डिमांड है। और डाटा एनालिटिक्स कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, आपके हर एक बिजनेस को डाटा एनालिस्ट की जरूरत है, हर एक बिजनेस को। तो ये भी हम ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। फिर आईडीटी का प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम कुछ डिजिटल ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। और ये कोर्सेज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक मेटा मास्टर का या सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी आ रहा होगा, ये आपस में लिंक्ड हैं। मैं अगर बात करूं, वो लोग जिन्होंने हमसे सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स कर लिया या कोई भी एक कोर्स कर लिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए एक होता है स्किल सेट को हासिल करना, और दूसरा होता है उस स्किल सेट को मार्केट करके उससे अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करना। आजकल जितने भी बिजनेसेस हैं, ये आपको जो है आउटडोर मार्केटिंग बहुत कम नजर आएगी, क्योंकि सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग जो इस टाइम चल रही है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। लोगों के पास फोन है, और आपका पैगाम जो है वो बिस्तर में बैठा हुआ है, आप उसको पहुंच गया, वो ऑफिस में बैठा हुआ है, वो ड्राइव कर रहा है, आपका पैगाम उसको जो है वो पहुंच जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत असेंशियल टूल है, और खासकर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इतनी कम से कम कमांड होनी चाहिए कि वो जो भी रिस्पेक्टिव स्किल सेट ऑफर कर रहे हैं, उसके हवाले से उनको जो टारगेट ऑडियंस है वो उसको सिलेक्ट कर सकें। और अगर आपको थोड़ी सी बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप अपना एक पोस्टर बना के आप अपना एड अकाउंट बनाएं, और उससे आप अपना एड चला सकते हैं एक छोटा सा बजट रख के। और होता यह है कि डेफिनेटली आप, एक तो ये नेचुरल फिनोमेना भी है कि जब भी आप स्टार्टअप लेते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आप किसी फॉर एग्जांपल डील कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो जब भी आप स्टार्टअप्स लेते हैं तो इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दुकान खोली है तो रश आपके पास बेशुमार आ जाएगा। भाई ऑलरेडी मार्केट के अंदर बैठे होंगे, ऑलरेडी लोगों के स्टोर्स होंगे, बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे होंगे। इसी तरह अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो भाई इंडस्ट्री में और भी तो लोग बैठे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्ट है क्लाइंट का, वो जब आप हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपका जो क्लाइंट है ना, उसमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आता है। वो आपको रेफरल दे रहा होता है, वर्ड ऑफ माउथ से आपकी मार्केटिंग कर रहा होता है, वो आपका एम्बेसडर बन जाता है। तो जब ये वाला फैक्टर होता है, तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छे क्लाइंट्स जो है वो ले लेते हैं।
अगेन इसके अंदर ये सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। मेरा बेसिकली ये तो एजेंडा नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। आज चूंकि हमारा सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एडवाइजर का कोर्स है, उसकी ओरिएंटेशन क्लास है, तो इसमें हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे कि इस कोर्स के अंदर हमने चीजें कौन कौन सी करनी है, कौन कौन से एरियाज को टच करना है और कितना प्रैक्टिकली उसको करना है। तो उसके लिए समीत साहब यहाँ पे मौजूद हैं। समीत साहब ऑलरेडी भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, माशाल्लाह, ही इज अ रिनोन्ड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और मल्टीपल बिजनेसेस भी अपने भी ऑन करते हैं ऑफ कोर्स कंसल्टेंसीज के। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट कंसल्टेंसीज डिफरेंट कंपनीज के साथ भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। बाकी समीत भाई इंशाल्लाह आपको अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और जिस मकसद के लिए आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके हवाले से भी आपको ब्रीफ करेंगे। तो बिला किसी तखीर के मैं समीत साहब को कहूंगा कि वो आए स्टेज पे और इसको आगे लीड करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको आवाज आ रही है इस टाइम माइक से? कोई एनीवन पार्टिसिपेंट जस्ट से यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज समीद मलिक and basically I am corporate advisor and corporate consultant since 8+ years in Pakistan। और इस कोर्स को डिजाइन करने का एक ही प्राइमरी गोल था कि जितनी भी कॉर्पोरेट एडवाइजरी या कॉर्पोरेट रेगुलेटरी से रिलेटेड इंटरमिक्स चीजें हैं पाकिस्तान की, हम अब बात करें इस टाइम, उन सबको सेंट्रलाइज्ड करके एक कोर्स के अंदर पढ़ना। सेंट्रलाइज्ड किस तरह से कि किसी भी स्टार्टअप की या न्यू फ्रीलांस की या बिजनेस ओनर जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे कोई करियाने की दुकान बना रहा है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में अगर अपना सेटअप एस्टेब्लिश करना चाह रही है, ये दो एक एक्सट्रीम एंड्स है बिजनेस रजिस्ट्रेशन की। मैं रिपीट कर देता हूँ, माइक्रो लेवल पे अगर कोई किराने की दुकान बनाने जा रहा है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपना ब्रांच ऑफिस एस्टेब्लिश करने जा रही है, तो या बेसिक से लेके उस एक्सट्रीम एंड तक की रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, उसकी टाइप्स, उसकी कैटेगरीज, वो किस तरह पॉसिबल होगा, उस सबको हमने स्टडी करना है इस पूरे 3 मंथ्स के कोर्स के अंदर। इसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज आपके सामने आएंगे जिसको हम डिफरेंट नाम देंगे। जैसे एक चीज का मैंने नाम रखा हुआ है खुद से, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो मैं सामने लिख भी देता हूँ ताकि किसी हो जाए। टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, स्पेशलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। ये 3 चीजें लॉ में कहीं नहीं लिखी होंगी एज इट इज, ना किसी कोर्स में लिखी होंगी, ना किसी बुक में लिखी होंगी। ये एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट आपको समझाने के लिए इन 3 वर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है। जब आप अपने क्लाइंट्स को भी गाइड कर रहे हो या खुद भी रिसर्च कर रहे हो तो आप देख सकें कि ये वर्ड्स क्यों यूज किए गए हैं। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन वो है जो कि बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है पाकिस्तान के अंदर किसी भी बिजनेस के लीगलाइज होने का। कुछ वर्ड्स अभी मैं बोलूंगा, वो वर्ड्स आपने पहले सुने होंगे अपने कॉर्पोरेट एडवाइजरी के कैरियर में। कुछ जॉब कर रहे हैं आप सब में से, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ इंडिपेंडेंट सर्विसेज दे रहे हैं। एक वर्ड आता है हमेशा, कंपनी। पाकिस्तान में एक चीज जो गलत उलाम है या डिफरेंट कंट्रीज में भी होती है कि हम लोग सोल प्रोप्राइटर को भी कंपनी कहते हैं। हम एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जो कि बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, जिसको लॉ में फर्म का वर्ड यूज किया गया है, उसको भी हम कंपनी कहते हैं। इसके बाद जो प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है, एसईसीपी में रजिस्टर हो रहा है, उसको भी हम कंपनी का वर्ड यूज करते हैं। कोई मल्टीनेशनल पाकिस्तान में स्टैब्लिश हो रही है तो उसको भी हम कंपनी का वर्ड यूज करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे हैं जो सारे बिजनेसेस को कंपनी की कैटेगरी में डाल देते हैं। कुछ ऐसे इदारे हैं जो सारे ही बिजनेसेस को फर्म की कैटेगरी में डाल देते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप क्या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जाएंगे तो वो आपसे बात करेंगे कि जी हम आपकी क्या फर्म है जो आपने हमसे रजिस्टर करानी है, जबकि टेक्निकली आपकी फर्म नहीं होगी, शायद आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल प्लस इस तरह की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या छोटे मोटे इदारे ये मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ना तो लॉ के रेगुलेटर हैं, ना वो कॉर्पोरेट लॉ के रेगुलेटर हैं। उनकी ये मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल हैं, उससे हमें कोई इशू की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल कोट करने का मकसद ये था कि किस मैसिव लेवल पे पाकिस्तान में इस टाइम चीजों को सही तरह क्लासिफाई नहीं किया गया कि भाई ये सोल प्रोप्राइटर है तो उसको सोल ही बोलना चाहिए हर कानून की बुक में। एक और हमारा सरकारी इदारा है, फेडरल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक यूज हो रहा है, वो ये कि उन्होंने अपनी लीगल बुक्स के अंदर एक स्पेशलाइज लाइसेंस मिलता है, मैं उस मिनिस्ट्री का नाम नहीं कोट करना चाहूंगा, जिस लाइसेंस की फीस भी 1 मिलियन होती है बेसिक। उन्होंने लिखा हुआ है कि जी हमें आपके कंपनी के डाटा में से ओनर की डिटेल्स चाहिए और ओनर के पार्टनर्स की डिटेल्स चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ओनर कौन है और ओनर के पार्टनर्स क्या ओनर नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, पार्टनर्स तो बस पार्टनर होते हैं, ओनर जो होता है वो सीईओ होता है। ये उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है और ये पाकिस्तान की उस मिनिस्ट्री की प्रॉपर पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट उन्होंने करोड़ों के पोर्टल्स भी बनाए हुए हैं।
वो पूरी एक मिनिस्ट्री सीईओ को ओनर मानती है, जबकि पूरी दुनिया में सीईओ को कोई ओनर नहीं मानता। सीईओ एक प्योरली एम्प्लॉय पोजीशन होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, सीईओ इज ऑलवेज एन एम्प्लॉय। हाँ, ये हो सकता है कि 3 4 5 6 पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के अंदर, उनमें से वो पार्टनर्स आपस में किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट कर दें, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस जब एक बंदा होल्ड करेगा, अगेन वो एज बीइंग एम्प्लॉय की कैपेसिटी में उस ऑफिस को होल्ड कर रहा होता है। ये एग्जांपल्स मैं किस लिए दे रहा हूँ, इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये एज अ रेफरेंस यूज हो रही हैं कि चीजें कितनी मिंगल हुई हुई हैं, मिक्स हुई हुई हैं, उनकी क्लासिफिकेशन सेंट्रलाइज्ड किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई। तो इस कोर्स का मकसद ये होगा कि हम सारी चीजों को सेंट्रलाइज करें, और आपके सामने जब भी किसी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स आए, लीगल डॉक्यूमेंट्स आए, टैक्स से रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स आए, टैक्स नोटिस आए हुए हैं, या वैसे किसी मल्टीनेशनल के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उनको एडवाइस कर सकें। सिमिलरली रिसेंटली कुछ केसेस मेरे सामने ये आए थे कि लोगों ने पाकिस्तान से कंपनी बनाई, क्योंकि पाकिस्तान में कंपनी 1 साल पुरानी हो तो उसको सऊदी अरेबिया में बगैर कफील के बिजनेस रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो कंसल्टेंट्स ने क्या किया और लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटर के डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दिए या एओपी के बनाना शुरू कर दिए। जब वो डॉक्यूमेंट सऊदीया गए तो उन्होंने कहा ये तो कंपनी है ही नहीं। तो लोगों ने कहा नहीं जी, हम तो इसी कंपनी कहते हैं, हमारा तो कंपनी अकाउंट खुल गया है इसके ऊपर पाकिस्तान में। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई वो कंपनी अकाउंट नहीं है, उसका बिजनेस अकाउंट कह सकते हैं। आपके बिजनेस नेम से एक अकाउंट अगर बैंक में है तो इट डजेंट मीन वो कंपनी अकाउंट है, वो बिजनेस अकाउंट है। कंपनी अकाउंट वो सिर्फ तब होगा अगर वो एंटिटी एसईसीपी में इस्टेब्लिश है। ये एसईसीपी और उसके नीचे मैंने वर्ड कंपनी लिखा है, ये एक बेसिक की पॉइंट है। ये पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिजनेस अगर एसईसीपी में रजिस्टर्ड है और वो खुद को क्लेम कर रहा है कंपनी है, और वो प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है या सिंगल मेंबर है, तो वो लॉ के नजर में कंपनी की डेफिनेशन में फॉल होता है। एफबीआर के कंपनी के सारे बायलॉज उस पर एप्लीकेबल होते हैं, हमारे बायलॉज एप्लीकेबल होते हैं। या अगर ये रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से निकल कर आप कहें कि जी मैं सऊदीया में चाइल्ड कंपनी बना रहा हूँ, अमेरिका में बना रहा हूँ, यूके में बना रहा हूँ इस कंपनी की ओनरशिप की बेस में, तो उसको वाकई कंपनी होना जरूरी है। तो इस कोर्स के स्टार्ट से लेके एंड तक मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा गोल क्या होगा। पाकिस्तान में बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन की टाइप्स, मल्टीनेशनल बिजनेस रजिस्ट्रेशन की टाइप, इनके बीच में डिफरेंसेस, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन क्या है, कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। स्टेप 1 एकॉम्प्लिश हो गया, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, तो स्टेप 2 क्या होना चाहिए, स्टेप 3 क्या होना चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स अब कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, इसमें अगेन एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपने क्लाइंट से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। हमेशा क्लाइंट से पूछे गए सेट ऑफ क्वेश्चंस ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने उसको कौन सी कैटेगरी उस पर फिट होती है। कोई क्लाइंट कहेगा कि जी मैं टैक्स कंप्लाइंस से घबराता हूं, तो आप उसके नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग वो कैटेगरी उसको बताएंगे। कोई क्लाइंट कहता है कि टैक्स मेरे लिए इशू नहीं है, मेरे पास थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लीगल प्रोटेक्शन 100% चाहिए, कि मेरा बिजनेस अगर बैंकरप्ट होता है, मेरी टीम कोई ब्लंडर्स मारती है, तो बैंकरप्सी का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में चलता है, वो मैं अवेल कर सकूं। फिर आप उसे बताएंगे कि जी ठीक है, आपके लिए एलटीडी कंपनी ही फिट होती है, बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं सूटेबल। फिर कोई क्लाइंट कहता है कि जी हम 3 4 कंसल्टेंट्स हैं आपस में, जैसे हम आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या इंजीनियर्स हैं, हमने एक एडवाइजरी फर्म बनानी है और 3 4 पार्टनर्स हम इंडिपेंडेंटली भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेड नेम हमने सेंट्रलाइज रखना है, कंपनी का स्ट्रक्चर भी नहीं देना, एक दूसरे के काम में भी टांग नहीं अड़ानी, इंडिपेंडेंट हायरिंग करनी है, इंडिपेंडेंट एसोसिएट रखना है, बस एक ट्रेड नेम हमारा सेम होगा। तो फिर आप उन्हें बताएंगे कि जी आपके लिए जो बेस्ट कैटेगरी फिट होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है एसईसीपी की। ये किस तरह फिट होंगी, इनके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, ये सारे इस कोर्स में साथ साथ चलते जाएंगे आगे। ऊपर जो वर्ड था प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, इसको इजी करने के लिए मैं एक वर्ड लिखूंगा कि ये बेसिकली होता है स्टेप 1 किसी भी बिजनेस की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन का। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं उनके वर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्कुल जबानी याद होते जाएंगे जैसे जैसे ये कोर्स आगे जाएगा। जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटर का वर्ड इस्तेमाल किया अभी तक, एलएलपी का वर्ड इस्तेमाल किया और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, तो आपको ये क्लैरिफिकेशन हो चुकी होगी कि ये 3 में से तो लाजमी कोई एक कैटेगरी होगी, तो ही वो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूरी है। उसके बाद एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, इसके नीचे सिंपली मैं लिख देता हूँ एक वर्ड एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर का वर्ड लिखने का मकसद क्या है? अच्छा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के आगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर का मैंने वर्ड यूज किया है। आप सब में से वो लोग जिन्होंने पहले सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजरी का कोर्स लिया है, तो उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 काफी दफा पढ़ा होगा, उसके डिफरेंट चीजें पढ़ी होंगी कि कब अप्लाई होगा, टैक्स ईयर क्या होगा, फिस्कल ईयर क्या होगा।
यहाँ पर हम टैक्सेशन की चीज़ों के लिए इन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन तो मैनेजमेंट वाले कर देंगे। खैर, एफबीआर की जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक ऐसा इदारा है कि जिसके अंदर एनटीएन रजिस्ट्रेशन आपका बेसिक क्राइटेरिया पूरा होगा तो उसके बाद आप बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बहुत से कॉन्सेप्ट पहले चलते थे अनरजिस्टर्ड बिजनेस के, या लोग कहते हैं कि जी मैंने बिजनेस रजिस्टर करनी है लेकिन मैंने एनटीएन नहीं बनवाना अपना। कोई कहता था कि जी मैं बिजनेस रजिस्टर कर लूंगा लेकिन मैं बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स नहीं करूंगा। तो उसमें उनको काफ़ी मुश्किलात आती थी कि जब भी कोई क्लाइंट उनसे डिमांड करेगा या वो अपनी ऑफिशियल इनवाइस भेजेंगे कि जब वो अपनी एनुअल इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे तो इंडिविजुअल अकाउंट के अगेंस्ट सारी बैंक स्टेटमेंट घूम रही होगी। तो स्टेट बैंक या बाकी एफबीआर ये सब यही कहते हैं कि जी आपने अगर बिजनेस एक्टिविटी की है तो वो बिजनेस अकाउंट से ही होगी। और जैसे अब छोटे छोटे भी जितने रिटेलर्स हैं, बड़े शॉपकीपर्स हैं, उन सबको भी गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि आप अपने क्यूआर कोड लगाएं, पीओएस मशीन्स लगाएं। तो क्यूआर कोड, पीओएस मशीन्स, ये सारी चीजें तब पॉसिबल हैं जब आपका एफबीआर का एनटीएन बना हुआ है, तो ही बैंक अकाउंट मिलेगा। बैंक अकाउंट होगा तो इससे लिंक होगा। तो अल्टीमेटली हम चाहें या ना चाहें, एक बार वी आर इनटू द बिजनेस तो फिर हमें उसकी एफबीआर की रजिस्ट्रेशन हमारे पे मैंडेटरी हो जाती है अगर हमने उसको स्मूथली ऑपरेट करना है। कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें फॉरेन एनटीएन आपको मिल जाता है, कुछ कैटेगरीज में आपको मैनुअल एनटीएन अप्लाई करता है एफबीआर के ऊपर, मैनुअल करना पड़ता है बाद में। वो आहिस्ता आहिस्ता हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। So, अब दो चीजें क्लियर होगी। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन क्या थी कि हमने किसी ना किसी कैटेगरी में लाजमी बिजनेस को रजिस्टर करना है टू लीगलाइज। उसमें तीन चीजें अभी तक सुनी थी आपने, सोल प्रोप्राइटर, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड। स्टेप 2 पे आया था कि जी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है, वो एफबीआर की रजिस्ट्रेशन है। अब स्पेशलाइज्ड रजिस्ट्रेशन के नीचे मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये स्पेशलाइज्ड रजिस्ट्रेशन इनको क्यों कहा गया। स्पेशलाइज्ड रजिस्ट्रेशन के वर्ड के नीचे आपको कुछ बेसिक सी चीजें मैंने लिखी हैं, जिसमें एक चीज आ रही है इंश्योरेंस कंपनी। अब ऑब्वियसली बात है कि इंश्योरेंस कंपनी जब लोगों से, पब्लिक से पैसा उठाएगी इंश्योरेंस के नाम पे, या अगर उसका इस्लामिक वेरिएंट है तो वो तकाफुल के लिए, तो गवर्नमेंट ने उसका लीगल स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रिक्ट रखना है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी पैसे लेके ना भाग जाए। दूसरी एक चीज आइडेंटिफाई हो जाती है, इसके नाम के अंदर ही आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी। तो जब इंश्योरेंस कंपनी बनेगी तो लाजमी वो कंपनी के स्ट्रक्चर में तो फॉल होगी, वो नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर या एओपी नहीं हो सकती। इसको जब कंपनी के स्ट्रक्चर में डालेंगे तो इट मीन्स के इंश्योरेंस कंपनी एसईसीपी के थ्रू ही रजिस्टर होगी, उसके बगैर रजिस्टर नहीं हो सकती। सेकंड, एनबीएफसी। एनबीएफसी बेसिकली होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इसके अच्छा कॉर्पोरेट में आपने एक चीज को गौर करना है कि इसमें जो बिजनेस नेम होता है ना किसी भी चीज का या कोई रजिस्ट्रेशन है, वो वर्ड खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो क्या है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वर्ड खुद बता रहा है कि ये बैंक नहीं है, मतलब टिपिकल बैंक नहीं है। इसमें आप जाकर अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, सेविंग्स नहीं कर सकते। जो कन्वेंशनल बैंक्स पे बायलॉज अप्लाई होते हैं वो सारे इस पे अप्लाई नहीं होंगे। नॉर्मल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। किसी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के अगेंस्ट इसको कोई सर्टेन लाइसेंस मिला हुआ है और ये उसी के लिमिटेशंस तक काम कर सकती है। एनबीएफसी में बात की जाए तो पाकिस्तान में एक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है जो घरों की फाइनेंस लीजिंग देती है। इसी तरह किस्त पे एक कंपनी आई थी जो लोगों को छोटे अमाउंट्स की जो है ना चीज़ों को प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट्स पे देती थी। फिर कल पे, नया पे, इस तरह की जितनी भी लीजिंग की छोटी छोटी कंपनीज आई हुई हैं जो माइक्रो लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, वो सारी एनबीएफसी हैं। जो बेशक बड़े लेवल पे भी फाइनेंसिंग कर रही हैं बट टिपिकल बैंक्स नहीं है, उन्होंने एनबीएफसी का लाइसेंस लिया हुआ है। अगेन अब इसके भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वर्ड कंपनी इसके अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी सोल प्रोप्राइटर या एओपी या एलएलपी नहीं बन सकती टिपिकली। इसको भी प्रॉपर एक कंपनी के स्ट्रक्चर में हमें फिट करना पड़ेगा। जी। पब्लिक फंड, एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक फंड्स नहीं।
नहीं, उसको एनबीएफसी नहीं, एनबीएफसी पब्लिक फंड्स के साथ नहीं आता, वो वेंचर कैपिटलिस्ट में चला जाता है, वो डिफरेंट है इससे। एनबीएफसीज होती हैं कि जिनका गोल ही ये है कि जिन्होंने छोटी छोटी अमाउंट को फाइनेंस करके प्रॉफिट वहां से कमाना है, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करना, आम डायरेक्ट कंज्यूमर को पैसे देने और वहीं से प्रॉफिट गेन करना है। वो जो आप फंड्स की बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल है बिजनेस की कैटेगरी में जाएंगे, बी टू बी, वो बी टू सी नहीं है इस टाइम। कंपनी टू कंपनी नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स इससे थोड़ा सा हटके होती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्दो रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स फेडरली रजिस्टर्ड ऑन कंपनीज होती हैं, वो स्पेशलाइज्ड एक्ट में चल रही होती हैं। मैं यहाँ पे उसका वर्ड लिख देता हूँ, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। कुछ अखुवत नॉन बैंक, अखुवत प्रॉफिटेबल नहीं है, वो चैरिटेबल है, वो चैरिटेबल है, वो एनजीओस के सेक्शन में उसको हम अलग से देखेंगे अखुवत वाली चीज को। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जब करती हैं वो प्रॉफिटेबल में नहीं जाती, जो प्रॉफिटेबल होते हैं वो एनबीएफसी में आते हैं। एक क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स फॉल इन एनबीएफसी, नहीं, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में नहीं आता, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक का जैसे अगर आप वर्ड देखें ना, माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि ये एक बैंक है, और एनबीएफसी कह रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स छोटे बैंक्स होते हैं जिनको लिमिटेड अमाउंट की सर्टेन बिजनेस एक्टिविटी की परमिशन दी जा सकती है, जैसे यू बैंक है। इस तरह छोटे छोटे बैंक्स हैं जो छोटे लेवल के कर्जे दे रहे हैं या छोटे लेवल के लोगों से डिपॉजिट्स ले रहे हैं। यू बैंक से आप 20 मिलियन का, 2 मिलियन का बड़े अमाउंट के कर्जे नहीं ले सकते, उनको एक सर्टेन लिमिट अलाउ की गई है, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक और कन्वेंशनल बैंक्स, ये दोनों स्टेट बैंक के रडार में आते हैं, स्टेट बैंक इनका रेगुलेटर है। सबसे टॉप पे कन्वेंशनल बैंक्स, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस के बाद थर्ड लेवल पे आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो जैसे एचबीएफसी है। जो दो टॉप के लेवल्स हैं उनके बिजनेस नेम में ही बैंक आ रहा है, तो उनको स्टेट बैंक ही रेगुलेट करता है, वो उनसे सिक्योरिटी मनी भी रखता है सर्टेन कि अगर ये बैंकरप्ट हो जाएं, भाग जाएं, तो आम कंज्यूमर का पैसा कौन उनको पूरा करेगा, वो स्टेट जिम्मेदारी लेती है। जितने भी बैंक्स हैं इनके एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट कैश डिपॉजिट स्टेट बैंक के पास होता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का भी इसी तरह। जब एनबीएफसी की बात करते हैं वो होती ही छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनका एससीसीपी रेगुलेटर है, स्टेट बैंक डायरेक्टली अपने बायलॉज उस पर अप्लाई नहीं करता। हाँ, एनबीएफसी की शरह सूद क्या होगी, ये चीजें स्टेट बैंक से आ रही होती हैं, लेकिन डायरेक्टली स्टेट बैंक उनसे कोई श्योरिटी बॉन्ड्स या उस तरह की चीजें नहीं रख रहा होता, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को छोटी छोटी चीजें फाइनेंस कर रहे होते हैं। हाँ, ऑरिक्स लीजिंग जैसी है, ये सारी लीजिंग वाली कंपनी छोटी छोटी जो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी में अप्रूव्ड होती हैं, दैट्स इट। कन्वेंशनल बैंक्स तो ऑल राउंडर प्ले कर रहे होते हैं ना, वो लोन्स भी दे रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड्स भी दे रहे हैं, वो गाड़ियां भी दे रहे हैं, वो लोगों से डिपॉजिट्स भी ले रहे हैं, वो क्रेडिट फाइनेंस भी दे रहे हैं कंपनीज को, वो छोटी कंपनीज को बीजी बैंक गारंटी के लेटर भी दे रहे हैं। कन्वेंशनल बैंक का तो बहुत बड़ा रडार होता है, और फिर कन्वेंशनल बैंक पे बायलॉज भी ज्यादा अप्लाई होते हैं कि जी उसने आम शहरी का अकाउंट खोलना भी है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता किसी को, किसी का लोन क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो उसने देना भी है, तो उस पे उसने ब्रांच कहाँ पे बनानी है, ब्रांच में व्हील चेयर एक्सेसिबल रखनी है, वीकेंड्स पे ब्रांच बंद होगी, इन डेज में ऑपरेटिंग होगी, उस पर बहुत ज्यादा बायलॉज अप्लाई होते हैं, और इन रिटर्न उसको प्ले करने का भी उतना ज्यादा मौका दिया जाता है क्योंकि वो उस लेवल पे इन्वेस्ट कर चुका होता है कंट्री के अंदर। इसी तरह अब एक और एग्जांपल आती है आपके सामने, सिक्योरिटी कंपनी। सिक्योरिटी कंपनी वो ब्लू यूनिफॉर्म वाले गार्ड्स होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में आपको बैंक्स में मिलेंगे, कंपनीज में मिलेंगे। आप खुद भी पर्सनली उनको हायर कर सकते हैं, किसी भी सिक्योरिटी कंपनी को रीच आउट करके कि जी मुझे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए गार्ड चाहिए। लेकिन ये जितने भी ब्लू यूनिफॉर्म वाले गार्ड्स हैं, ये भी एक स्पेशलाइज्ड लाइसेंस मिलता है इस कंपनी का, जो कंपनी का ऑनर होता है। उसकी कुछ प्री रेक्विजिट्स क्या हैं कि जी जो लोग कंपनी चला रहे हैं वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एटलीस्ट होना चाहिए, या किसी भी आर्म फोर्सेस से हो, या पुलिस सर्विसेज का ऑफिसर ग्रेड का कोई भी रिटायर्ड इंडिविजुअल हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पंजाब पुलिस, एनीवन। फिर उसकी एक और कंडीशन आ जाती है कि जी सिक्योरिटी कंपनी एटलीस्ट 1 करोड़ कैपिटल से बननी चाहिए। ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ ये जबानी याद करने की जरूरत नहीं है, ये आगे कोर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली एक ओवरव्यू है कि ये कोर्स में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे ऑपरेट कर रहा है। फिर सिक्योरिटी कंपनी में एक बार एससीसीपी से वो लाइसेंस लेगी, साइमल्टेनियसली वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी अप्रूवल्स लेगी, और जिस जिस प्रोविंस में सिक्योरिटी कंपनी ऑपरेट करना है वो वहां पर भी अप्रूवल्स लेगी। अब कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क ऐसी है कि एक कंपनी है वो गुड्स बेचती है लाहौर में बैठ के, तो वो फेडरल का टैक्स देगी, वो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ा होगा। एक कंपनी लाहौर में बैठ के सर्विसेज दे रही है तो वो पीआरए को अपना टैक्स पे करेगी क्योंकि वो सर्विसेज में आ रही है। तो कभी फेडरल ऊपर आ जाता है, फेडरल आपसे रिकवरी करता है, फेडरल आपका रेगुलेटर बन जाता है, कभी प्रोविंसेस आपका रेगुलेटर बन जाते हैं, वो आपसे रिकवरी करते हैं।
सिमिलरली इन स्पेशलाइज्ड कंपनीज में भी उनकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि आपसे विफाक क्वेश्चन करेगा या आपने फेडरल रेगुलेटर के अंडर आना है या प्रोविंशियल रेगुलेटर के अंडर आना है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रहा होता है। अब नेक्स्ट आपके सामने जैसे वर्ड आ रहा है टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर पाकिस्तान में अगर एक बंदे ने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना है और उसने शॉर्ट ट्रिप पे जाना है, एडवेंचर पे जाना है, और वो शॉर्ट ट्रिप उम्रा भी हो सकता है, हज भी हो सकता है, वो ज़ियारतें भी हो सकती हैं, ज़ियारतों के बाद वो तुर्की, मालदीव, थाईलैंड के एडवेंचर ट्रिप्स भी हो सकते हैं। ये अगेन एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी आ गई, लेकिन इसमें टूर ऑपरेटर्स को ये प्रोविजन है कि वो कंपनी बेशक ना बनाए, वो अब आपने ये बीच में मैंने इसमें लिखने का मकसद भी ये था कि आप ये ना समझें कि स्पेशलाइज्ड रजिस्ट्रेशन लाजमी सिर्फ और सिर्फ एसईसीपी में होती है, नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में फॉलो हो रही होती है, सारी चीजें इंटरमिक्स हुई हुई हैं। टूर ऑपरेटर के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कह रहे हैं कि जी कोई भी बंदा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो एओपी है, चाहे वो एलएलपी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे पब्लिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लीगल फ्रेमवर्क जो भी उसने अडॉप्ट किया हुआ है, बट अगर उसने ट्रैवल एंड टूर्स का बिजनेस शुरू करना है, वो लाजमी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज डीटीएस का लाइसेंस लेगा। अब डीटीएस का लाइसेंस क्या है? ये एक सर्विसेज का बिजनेस है, तो ये एक प्रोविंशियल मैटर बन जाता है। पंजाब में अगर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, वो पंजाब से डीटीएस का लाइसेंस लेगा। सेम ट्रैवल एंड टूर कंपनी अगर इस्लामाबाद में अपना ऑफिस बना लेती है, तो उन्हें इस्लामाबाद की मिनिस्ट्री जो डीटीएस का लाइसेंस देती है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज, वहां से लेना होगा। वही कंपनी अगर कंपनी या एओपी या सोल प्रोप्राइटर जो भी स्ट्रक्चर है, वो पेशावर में ऑफिस ओपन करते हैं, तो उन्हें केपी के से टूर ऑपरेटर का लाइसेंस लेना होगा। उसके क्राइटेरिया क्या है कि 800 सीसी गाड़ी हो उनके पास, बैंक में 4-5 लाख एक सर्टेन अमाउंट पड़ी हो, 3 से 5 लाख की बैंक गारंटी हो, वो आइडेंटिफाई होती है जितने आप टिक्स करते हैं। आप टिक करें मैंने सिर्फ उम्रा कराना है तो बैंक गारंटी कम है, आप टिक करें मैंने उम्रा भी कराना है, हज भी कराना है, मैंने एडवेंचर के ट्रिप्स भी लेके जाने हैं, मैंने एयर टिकटिंग भी करनी है, ये एयर टिकटिंग प्लस ट्रिप्स, ये दोनों बीच में मिक्स होते हैं। तो जितने ज्यादा टिक्स करेंगे, बैंक गारंटी और बैंक स्टेटमेंट उतनी ज्यादा देनी होगी। अब टूर ऑपरेटर वाले काम में मार्केट में इतनी कंफ्यूजन बनी हुई है। अब ये एक काम था कि आपने शॉर्ट ट्रिप के लिए बाहर लेके जाना है, बिल्कुल ये आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का पूछा हुआ है, ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो हम उस पर भी आते हैं। टूर ऑपरेटर वाला काम हो गया अगर आपने शॉर्ट ट्रिप्स पे ले भेजना है, शॉर्ट ट्रिप प्लान करना है, बेशक पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। जनरली जो लोग गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा इधर लेके जाते हैं, वो डीटीएस का लाइसेंस नहीं लेते, रेगुलेटर्स थोड़े वीक हैं, वो तंग भी नहीं करते, लेकिन अक्रॉस बॉर्डर जब भी होगी तब लाजमी आपने लेना है, उस पर फिर एफआईए वरना आपको डिस्टर्ब करती है। अब टूर ऑपरेटर की दूसरी शक्ल पे आ जाते हैं। एक बंदा जो सऊदीया, मस्कत, ओमान, दुबई जा रहा है, और वो आप एज अ कंसल्टेंट उसको कह रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हारी 5,000 रियाल, 3,000 दिरहम की नौकरी लगवा दी, अब जाओ तुम। अब यहाँ पर आ रहा है जॉब का प्रॉमिस, यहाँ एडवेंचर का ट्रिप नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी एयर टिकट, बंदा ट्रैवल करेगा, दूसरे कंट्री जाएगा, आपको पासपोर्ट दे रहा है, सारा कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्क परमिट आ रहा है, जॉब का प्रॉमिस आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है अब आपने टूर ऑपरेटर नहीं हो, अब आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर बन चुके हो, अब आपको मैन पावर का लाइसेंस लेना है ओईपी के इदारे से। वो फेडरल का रेगुलेट करता है, उसमें प्रोविंसेस का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। जितने भी सेंसिटिव मैटर हैं वो फेडरल ने सारे अपने पास रखे हुए हैं, लाइसेंसिंग के भी, जिसमें इंटीरियर इन्वॉल्व होता है या इस तरह के इदारे। अब टूर ऑपरेटर से ही मिलता जुलता एक और काम जो आजकल पाकिस्तान में बूम में है, स्टडी अब्रॉड का बिजनेस। स्टडी अब्रॉड के बिजनेस में भी आपने अपने पास आने वाले स्टूडेंट को कुछ उसकी जिस भी सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना है और उसको यहाँ से टिकट दे के फ्लाई करा देना है। अब स्टडी अब्रॉड का कंसल्टेंसी का बिजनेस है, इसमें ना तो शॉर्ट ट्रिप इन्वॉल्व है, ना ही कोई जॉब का प्रॉमिस इन्वॉल्व है, और ना ही आप उस बच्चे से फीस ले रहे हैं डायरेक्ट। बच्चा फीस पे कर रहा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, मर्जर्स एंड एक्विजिशन जिसमें ऐड है। तो जब वो बंदा स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जा रहा है, तो ये नॉर्मल एक सिंपल सी एडवाइजरी है, आपने उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर किया, इसके ऊपर कोई स्पेशलाइज्ड लाइसेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा। आप बेशक सिर्फ सोल प्रोप्राइटर बनाएं, एओपी बनाएं, एलएलपी, कोई भी लीगल फ्रेमवर्क अडॉप्ट करें, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन रखें, एफबीआर में रजिस्टर करें, कोई लाइसेंसिंग है कुछ नहीं, आप आराम से बच्चों को बाहर भेज सकते हैं स्टडी अब्रॉड के मकसद के लिए। ये तीनों एग्जाम्पल एक साथ देने का मकसद ये था कि तीनों में बंदा पाकिस्तान से बाहर फ्लाई करके जा रहा है, लेकिन तीनों की एंड गोल जो है वो डिफरेंट है, तो उसी एंड गोल के हिसाब से आपके ऊपर लाइसेंसिंग अप्लाई होती है। तो कोई भी क्लाइंट आपसे पूछे कि जी मेरा ये एंड गोल है, तो आप उसको गाइड कर सकेंगे कि भाई आप पे फलां फलां कैटेगरी फॉलो होती है। फिर उस लाइसेंसिंग के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, किस तरह रजिस्ट्रेशन होगी, वो फिर सेकेंडरी डिस्कशन है। अच्छा, अभी यहाँ फिजिकल क्लास में किसी को क्वेश्चन या ऑल सॉर्ट?
वो बेसिकली एक स्टडी अब्रॉड इमिग्रेशन में ये होता है कि वो किसी से जना उस तरह पैसे ले तो रहे होते हैं, लेकिन वो किसी से वर्क परमिट भी नहीं दे रहे उनको और शॉर्ट ट्रिप पे भी नहीं भेज रहे। वो कंसल्टेंसी में ही आता है, जैसे स्टडी अब्रॉड वाला। वो बस एक एडवाइजरी मशवरे दे रहे होते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। वो बेसिकली यूके में या यू कनाडा की इमिग्रेशन है तो कनाडा का जो XYZ पोर्टल्स हैं वो वहीं पे फाइलिंग करते हैं और उनकी बिहाफ भी फाइलिंग कर रहे होते हैं। उनका अपना बीच में कुछ नहीं होता कि जी मैंने जॉब लगवा के दी है। इनमें जो सबसे सेंसिटिव है वो वर्क परमिट वाला है, क्योंकि वर्क परमिट में वो मिडिल एजेंट होता है, उसको सर्टेन एक कोटा अप्रूव्ड होता है कि वो इतने लोगों को वर्क परमिट्स दिलवा सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए हैं, लोग बाहर गए हैं वापस आए हैं। वहां जाते थे तो उनकी कोई जॉब ही नहीं होती थी, तो फिर गवर्नमेंट ने इसलिए इस चीज को आहिस्ता 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 स्ट्रिक्ट किया। इमिग्रेशन वाले में ये इशू आता है कि इमिग्रेशन में अगर आपने पेमेंट ले ली है और प्रॉमिस टाइम पूरा नहीं हुआ तो फिर वो FIA का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। जितने भी कंसल्टेंट्स अगर आपसे PR या इमिग्रेशन का प्रॉमिस करें, फेक प्रॉमिस के बाद पेमेंट ले लें, तो फिर आप कंप्लेंट करने के लिए DTS या कहीं और नहीं जाना, आपके लिए FIA राइट प्लेटफॉर्म बनता है। इसमें ये जो व्हाट तीन अबाउट तरह टेक्निकल की एक्टिविटी, कंसल्टेंसी सॉरी सर, बिजनेस? अच्छा, टेक्निकल कंसल्टेंसी बिजनेस है ना, वो ये बड़ा ब्रॉड ब्रॉड सा क्वेश्चन है। इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा टेक्निकल सर्विसेज कौन सी हैं। टेक्निकल तो BCO काम है जो टेक्निकल हैं, IT से भी रिलेटेड हैं, मैकेनिकल के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, बहुत कुछ है। whether these three activities can be operated: travel, tour, abroad और स्टडी। हाँ जी, स्टडी अब्रॉड और टूर ऑपरेटर सेम नेम के नीचे हो सकता है, लेकिन अक्सर कंपनीज होती हैं एक ही नाम से ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन उनका जो जो लाइन ऑफ बिजनेस जिस रेगुलेटर के फ्रेमवर्क में आता है उस रेगुलेटर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लाजमी लेनी है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी एक XYZ कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर रही है। इससे वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा। वही कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ एक और एक्टिविटी भी करी है। मैंने उसी ट्रेड नेम से कोई जेनेरिक सा रखा हुआ है जो किसी और लाइसेंसिंग बॉडी के अंडर आता होगा, तो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस लेना होगा, मुझे वो दूसरा भी लेना होगा, तीसरा भी लेना होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि वो चीज़ें बिल्कुल ही इस तरह ना हो, फिर लाइसेंसिंग मुश्किल हो जाएगी। कैसे एग्जाम्पल देता हूँ? मैंने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम ही हॉस्पिटल है, और मैं बाद में कहूँ कि इस हॉस्पिटल की कंपनी के अंदर मुझे आप IT एक्सपोर्ट का लाइसेंस दे दें, तो फिर सॉफ्टवेयर बोर्ड कहेगा IT एक्सपोर्ट किस चीज़ का, आप तो मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल के साथ साथ मैं अगर अपनी फार्मेसी बना लूँ तो मैं फार्मेसी का जो ड्रग रेगुलेटरी ड्रैप का लाइसेंस होता है मैं वहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा। ये इंटरलिंक्ड रजिस्ट्रेशन हैं। वो एक पेरेंट कंपनी के फ्रेमवर्क के नीचे अक्सर परमिशन दे देते हैं कि आपकी पेरेंट कंपनी एक है, आप उसमें मेमोरेंडम 3.1 क्लॉज होता है, उसको ऐड करते रहें 2, 3, 4 कि आप ये लिंक्ड सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन जनरली मार्केट में यही होता है कि जब भी स्पेशलाइज्ड लाइसेंस मजबूरी बन जाए ना, तो लोग उसके लिए कंपनी भी अलहदा बनाते हैं, ताकि अगर नुकसान हो, दिवालिया हो, कोई लीगल इम्प्लीकेशन हो, तो वो उसी कंपनी में पड़े, सारी एक साथ उस रगड़े में ना जाए। कंसल्टेंसीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट। जैसे आपने सवाल पूछा कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं जनरली कंसल्टेंसी की कैटेगरी में। कोई भी कंपनी बना लें, सोल प्रोप्राइटर बना लें, कुछ भी बना लें, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ आपने एक छोटा सा वर्ड यूज किया, ये कमेंट ही आया है कि एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट का जैसी वर्ड है, इसका मतलब है आप किसी के फाइनेंसिस को या उसकी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहे हैं। जैसे ही आप किसी बंदे की प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं तो ये चीज फॉरन नॉर्मल सर्विस एक्टिविटी से निकलकर SECP की स्पेशलाइज्ड कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है, जिसमें NBFCs हैं। वहां से आपको प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे HBL एसेट मैनेजमेंट है, JS बैंक्स की एसेट मैनेजमेंट है। डिफरेंट बैंक्स ने अपनी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अलग से बनाई हुई है बैंक से हटके, जहाँ पे वो पोर्टफोलियोज हैं। उसके पीछे रीजन क्या थी? वो ये है कि कन्वेंशनल बैंक को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने की इजाजत नहीं है। आज से माजी में ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान में, इंडिया में जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े बैंक्स ट्रेड करते थे, जिनमें सिटी बैंक भी था टॉप पे इंडिया का। उससे क्या होता था कि वो स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करते थे। शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, शेयर्स नीचे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बैंक है, उसके पास अरबों के फंड्स पड़े हैं, वो किसी भी कंपनी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो तकरीबन सब कंट्रीज में फिर ये लॉ आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई हो गया कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है तो आप नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक के फंड्स को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए इन सारे कन्वेंशनल बैंक्स ने अपने छोटे छोटे एसेट मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो सेपरेटली रजिस्टर्ड हैं, सेपरेट कंप्लायंस है। उसमें मेरे आप जैसे आम शहरियों के पैसे इन्वॉल्व होते हैं। एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जो हमारी पोर्टफोलियो चला रहा होता है। अभी तक ये तीन चीजें क्लियर हुई हैं। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कि किसी ना किसी कैटेगरी में हमने लाजमी फॉलो होना है। मैं अब उसके नीचे कंप्लीट कैटेगरीज लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए जनरली इन जेनेरिक पाकिस्तान में क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टॉक ब्रोकर्स के हवाले से भी बता दें वो कौन सी कैटेगरी में फॉलो होते हैं।
अब इस टाइम स्क्रीन पे आपके सामने 5 कैटेगरीज शो हो रही हैं। ये वो कैटेगरीज हैं बेसिक जो पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सब में से कोई ना कोई एक आपने सिलेक्शन ऑप्ट करनी है और उसी के अगेंस्ट आपका बिजनेस रजिस्टर हो रहा होगा। हम्म, सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन कहाँ पे रजिस्टर होगी? जिन लोगों ने सीटीए के कोर्स से गुजरे हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिटेल देखा होगा तो वहां पर उनके पास आया होगा मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म 181। हाँ, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बिल्कुल बने हुए हैं, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रार वाली रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। वो हाँ, ओरिजिनल रजिस्ट्रार हर जोन का आप सिंपली गूगल में सर्च करेंगे, रावलपिंडी का I10 में अवेलेबल है। ऑल्दो ये फनी सी बात है कि I10 इस्लामाबाद में, रावलपिंडी की जोन में नहीं आता, लेकिन रावलपिंडी का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स I10 में है। इस्लामाबाद का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स G11 में है। इसी तरह सरगोदा का अपना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, लाहौर अपना है, मुल्तान अपना है, कोयटा का। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब का एक प्रोजेक्ट है पड़ा। ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। बिल्कुल, ये आपको रूट करते हैं उस तरफ, लेकिन ये एट एक्चुअल रजिस्ट्रेशन वाले नहीं है, ये रूट करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करते हैं, गाइड करते हैं, बट ये अल्टीमेट रेगुलेटर नहीं है। हम जिसे बात करते हैं कि रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर आपका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ही रहेगा अगर आप फर्म रजिस्टर। विंडो उन्होंने एक विंडो का ऑप्शन उन्होंने दे दिया आपकी आसानी के लिए। नॉट फाइनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज एडवाइजरी, हाँ जी, नॉट जो फाइनेंशियल ना हो, टेक्निकल सर्विसेज आप जितनी मर्जी दें वो सारी की सारी आप आराम से इन 5 कैटेगरीज में से किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में कंपनी बना सकते हैं जो आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट फिट हो रही है। आप टेक्निकल सर्विसेज दें। टेक्निकल में आईटी की भी आ सकती हैं, आईटी से हट के भी आ सकती हैं, इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, फर्नीचर की, कारपेंट्री की, कोई भी टेक्निकल सर्विस आप दे सकती हैं। बिल्कुल, एओपी जो है वो एओपी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होगी। बाकी चीजें में ये ऐसी बाकी जितनी चीजें बिल्कुल यानी ठीक बात की है। सोल प्रोप्राइटर आईरिस में रजिस्टर होगी, एओपी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो जो भी रिस्पेक्टिव उनका साइन होगा वहां पे रजिस्टर होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये रजिस्टर होगी एससीसीपी में, एलएलपी भी एससीसीपी में रजिस्टर होगी और पब्लिक लिमिटेड भी एससीसीपी में रजिस्टर होगी। ये सारी कैटेगरीज एससीसीपी की हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एफबीआर में, एफबीआर का पोर्टल है IRIS बेसिकली, एओपी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में। लॉ फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास भी रजिस्टर हो सकती है, एओपी भी, इन सारों में से किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर हो सकती है। लॉ फर्म जब आप बनाने जा रहे हैं उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका पार्टनरशिप गोल क्या है। आप 2-3 पार्टनर्स मिलकर एक कंपनी भी बना सकते हैं, बट टिपिकल स्ट्रक्चर जो ग्लोबली यूज हो रहा है वो एलएलपी का है फॉर लॉ फर्म। पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएस में, हर जगह एलएलपी का। पाकिस्तान में एलएलपी ज्यादा क्यों नहीं सुनने को आ रहा है? क्योंकि ये 2017 में जाकर इंट्रोड्यूस हुआ था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 है बेसिकली ये। तो ये आया ही इतनी देर से है, तो अब इसको फेमस होते होते टाइम लगेगा, जबकि ग्लोबली जो एस्टेब्लिश स्टेट्स हैं वहां पर ये बहुत पहले से पुराना स्ट्रक्चर है एलएलपी वाला। इसको कंपनी नहीं कह सकते, ये पार्टनरशिप है, इसको पार्टनरशिप कह सकते हैं आप। हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी ये है एससीसीपी में, ये एक वाहिद चीज है जो एससीसीपी में पर कंपनी नहीं है। और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर एक एनजीओ भी लिख देता हूँ, सेक्शन 42 के अगेंस्ट होती है, वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। वो भी जनरली कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती क्योंकि वो सेक्शन 42 एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अगर इस तरह एग्जांपल को, इस स्टेटमेंट को लें कि कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ एससीसीपी करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ एससीसीपी करता है, लेकिन एससीसीपी सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन करता है वो ठीक नहीं है, उसके फिर मल्टीपल डोमेन्स हैं। वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पार्टनरशिप्स भी रजिस्टर कर रहा है, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी रजिस्टर कर रहा है और वो एनजीओज को भी रजिस्टर कर रहा है। एनजीओज में क्या आ गई, पाकिस्तान में जितनी भी लोकल ओरिजिनेटेड एनजीओज हैं जिनका इंटरनेशनल लिंकेज नहीं होता, यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, एज अ लोकल पार्टनर मिलके बना रहे हैं, वो नॉर्मल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि एससीसीपी में रजिस्टर होती है। उसकी स्पेशलाइज लाइसेंसिंग है, एनआईसीएल हेडक्वार्टर में उसका लाइसेंसिंग डिवीजन है, उसको भी हम आगे इस कोर्स में कवर करेंगे कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन के। फिर एनजीओ रजिस्ट्रेशन, ये एसईसी सेक्शन 42 लिखना था। इसी तरह एनजीओ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड एक्ट है 2013,
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं पूरे पाकिस्तान में? किसी भी एक्स टाइप की बिजनेस कम्युनिटी को ये पूरा राइट होता है कि वो अपनी यूनियन बना सके, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके जो कि उस यूनियन के या उस ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये बेसिक फंडामेंटल राइट है बिजनेस कम्युनिटी का। वो यूनियन कहाँ पर होगी? पूरे पाकिस्तान की ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन, ये वर्ड आपको सुनने को आया होगा, ऑल पाकिस्तान कारपेट एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन या ऑल पाकिस्तान जो डॉक्टर्स एसोसिएशन, इस तरह बीसीओ मिलेंगी जो बहुत सारी हैं। फर्नीचर एसोसिएशन अलहदा बनी हुई होगी, कंस्ट्रक्शन वालों की एसोसिएशन अलग बनी होगी, पेट्रोल पंप्स की एसोसिएशन अलहदा होगी। जब कुछ इशू होता है तो वो पूरी पाकिस्तान लेवल की एसोसिएशन अपनी हड़ताल पे चली जाती है और वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसका की एलिमेंट क्या होता है कि कोई भी, मैं अगर आज प्रपोज करता हूँ ना कि जी मैंने ऑल पाकिस्तान अपना क्लॉथ एसोसिएशन बनानी है कपड़ों की, या ऑल पाकिस्तान गारमेंट एसोसिएशन, तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी यही है कि एक तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करती हो, क्योंकि बन चुकी है तो मैं नहीं बना सकता। लॉ कहता है कि मैं उसी की जाके मेंबरशिप ले लूं क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे स्टेट के अंदर एक और स्टेट नहीं हो सकती, तो एसोसिएशन, एक टाइप की एसोसिएशन पूरे मुल्क में एक दफा बन सकती है। दूसरा इसका की पॉइंट क्या कहता है, डीजीटी और डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लाइफ बिल्डिंग में इनका ऑफिस है एससीसीपी के ऊपर, अगर इस्लामाबाद में किसी ने देखा हो। वो कहते हैं उस बिजनेस कम्युनिटी के 100 बिजनेस एनटीएन आप हमें प्रोवाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। वो 100 बिजनेस एनटीएन जिनकी बिजनेस एक्टिविटी में ये लिखा हुआ हो कि वो उस लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने अपना केस पुट किया था तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान से 100 ऐसे एनटीएन लिए होंगे जो बेशक सोल प्रोप्राइटर हों, एओपी हों, प्राइवेट हों, पब्लिक हों, इसका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वालों को कोई ताल्लुक नहीं है, बट वो एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड हो और उसकी एक्टिविटी में सीएनजी या गैस स्टेशन का वर्ड यूज हो रहा हो। ऐसे मिनिमम 100 एनटीएन, उनके 100 आईडी कार्ड ओनर्स के और उनका कंसेंट और उनके साइन होंगे, तो आप रिक्वेस्ट अपनी पुटअप कर सकते हैं कि जी हम 100 कारोबारी लोग हैं, ऑल पाकिस्तान है, हमारी एक एसोसिएशन को सरकारी लेवल पर एक्नॉलेज किया जाए। तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो डीजीटीओ उसका अप्रूवल देगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो एससीसीपी में ही होगी। तो हम वापस पुरानी बात पे आते हैं कि सारी कंपनीज एससीसीपी में रजिस्टर होंगी, लेकिन एससीसीपी सिर्फ कंपनी रजिस्टर करता है, ये बात ठीक नहीं है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इंडिया में भी है, उसको ये कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी का वर्ड यूज होता है। इसी तरह यूके के अंदर भी जो कंपनी सेक्रेटरी है यूके में, कंपनीज हाउस, वो डील करता है रजिस्ट्रेशन को। यूएस में इसका डिफरेंट नाम है, यूएस में SEC है और साइमल्टेनियसली यूएस के अंदर उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी रजिस्ट्रेशन को देख रहा होता है, और यूके के अंदर कंपनीज हाउस। तो हर कंट्री ने अपना अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन एक रेगुलेटर बनाया है जो कंपनीज को रेगुलेट कर रहा होता है। छोटे रेगुलेटर जैसे हमारे पास फर्म्स का अलग है, सोल प्रोप्राइटर का अलग है, वो किसी कंट्री में मिक्स है, किसी कंट्री में सेपरेट है, सबका अपना रडार है। लेकिन SECP सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसके रिजेंबलिंग नेम वाले पूरी दुनिया में आपको हर मुल्क में मिलेंगे, क्योंकि जितनी भी लिमिटेड कंपनीज हैं वो नेशनल लेवल पे ही रजिस्टर्ड होती हैं और उनको बैंक्रप्सी की प्रोविजन अवेलेबल होती है अगर वो बैंक्रप्ट हों। उसको बेसिकली कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट कहा गया है कंपनीज लॉ के अंदर, यूके से ड्राइव हुआ था। कॉर्पोरेट वेल क्या होती है ये हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे कि बेसिकली कंपनीज जब दिवालिया हो जाती हैं और अपने लोन नहीं पे ऑफ कर सकती तो उनको सारा कुछ माफ हो जाता है। हम न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं कि जी सऊदीया में एक कंपनी बंद हो गई, 500 लोगों की तनख्वाहें पेंडिंग थी, वेंडर्स के पैसे पेंडिंग थे, या पाकिस्तान में एक कंपनी ने अपने पैसे माफ करवा लिए हुकूमत से क्योंकि वो बिल्कुल ही जीरो हो चुकी थी, उसके एसेट्स कम हो चुके थे और लाइबिलिटीज उसकी ऊपर चली गई थी, तो वो अपनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करते हैं कि वी डोंट हैव सफिशिएंट एसेट्स। और इसमें बेशक उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या ओनर्स हैं उनके पैरेलल डिफरेंट बिजनेसेस हों और वो चाहे अच्छे ग्रो कर रहे हों, गवर्नमेंट उनसे पैसे नहीं ले सकती, कोई लॉ नहीं ले सकता अगर एट एक्चुअल वो कंपनी ओरिजिनल फॉर्म में वाकई बैंकरप्ट हुई है। हाँ, अगर उसने फ्रॉड किया है तो फिर कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर अगली पार्टी ने, जिसका पैसा पेंडिंग है, कोई बैंक है, कोई क्रेडिटर है, उसने फ्रॉड स्टैब्लिश कर ली है, तो फिर कॉर्पोरेट वेल जो वो पर्दा है एक बीच में, वो उठा लिया जाएगा और उस कंपनी के डायरेक्टर्स को फ्रॉड में इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में पकड़ा जाएगा। तो अगेन वापस आते हैं, ये इस टाइप की जो कंपनीज हैं उनका पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना जरूरी था, एक एक्ट बनाना जरूरी था नेशनल लेवल पे। तो हर कंट्री ने अपना अपना बनाया हुआ है और उसको उसका रेगुलेटर चला रहा है, और हमारे पास उसका रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कंपनीज एक्ट अपडेटेड 2017 है और उसकी रेगुलेशन 2024 है। वो उसको टाइम बाय टाइम अपडेट करते रहते हैं। अपडेट क्या करते हैं कि जी पहले फॉर्म ए था तो अब उसको फॉर्म सी कह लेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले फॉर्म फलान था तो वो लोगों के लिए आसानियां आहिस्ता आहिस्ता डालते जा रहे हैं एससीसीपी वाले। तो अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन प्राइमरी एक्ट वही है जो पीछे से चल रहा है।
हो गया जी। यहाँ चैट में कोई क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल, आपने कंपनीज एक्ट किसी ने कमेंट किया हुआ 2017 यही होता है। एक क्वेश्चन था सोल प्रोप्राइटर कहाँ होगी? सोल प्रोप्राइटर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर होगी। फॉरेन कंपनी कहाँ से रजिस्टर होगी? फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन आया तो मैं लिखता जाऊँ, फॉरेन कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी हमारे कोर्स में शामिल है। वो होगी बेसिकली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू रजिस्टर होगी। और इसमें कुछ एक डिफरेंस है जो कंसल्टेंट्स काफ़ी दफ़ा फेस करते हैं, वकील लॉयर्स बरादरी से भी, टैक्स प्रैक्टिशनर्स भी सब, तो वो ये करते हैं कि वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को रीच आउट कर लेते हैं जब किसी फॉरेन नेशनल ने पाकिस्तान में कंपनी बनानी हो। इन दो चीज़ों को आपने हमेशा सेपरेट रखना है। एक फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में आकर अपने पासपोर्ट के ऊपर कंपनी बनाए तो वो फॉरेन कंपनी नहीं है, वो लोकल ही कंपनी है। जैसे मैं यहाँ बैठकर यूएस एलएलसी बनाता हूँ, तो यूएस के लिए वो एलएलसी फॉरेन कंपनी नहीं है, उनकी लोकल कंपनी है। मैंने अपनी आइडेंटिटी की बेस पे वहां बनाई है। फॉरेन कंपनी उसको तब कहते हैं जब कोई एक मुल्क की कंपनी दूसरे मुल्क में अपनी चाइल्ड कंपनी या ब्रांच डिक्लेयर करती है, जिसमें पाकिस्तान में ब्रांच ऑफिस और लाइजोन ऑफिस का ऑप्शन अवेलेबल है। अगेन रिपीट करूं, फॉरेन कंपनी सिर्फ तब बनेगी जब किसी एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में जाकर अपनी चाइल्ड कंपनी बनाती है अपने पेरेंटल कंट्रोल्स के साथ। लेकिन अगर एक कंपनी के नेशनल्स किसी दूसरे स्टेट में जाकर लोकल कंपनी बनाएंगे तो वो लोकल ही रहेगी, वो फॉरेन नहीं रहेगी। पाकिस्तान में 3 4 5 6 चाइनीज मिलकर बगैर किसी लोकल पार्टनर के एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना सकते हैं, वो लोकल कंपनी का ही स्टेटस रखती है, वो फॉरेन कंपनी नहीं होगी। इसी तरह पाकिस्तान में यूके यूएस के किसी भी कंट्री के नेशनल्स आकर 2 3 लोग मिलकर अपनी कंपनी बनाएंगे तो वो लोकल कंपनी ही ट्रीट होगी, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल लोकल कंपनी का पैरामीटर फॉलो किया होगा, कोई बैकग्राउंड नहीं यूज किया होगा कि मैं फलां कंपनी की मलकियत रखता था, उस कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को दिए हैं, अब उसकी चाइल्ड कंपनी बनाई जाए। वो कॉन्सेप्ट जब आता है तो फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। और लोग लोकल कंपनी क्यों बनाते हैं? वो बनाना ईजी है, टाइम कम है। पाकिस्तान एक चीप कंट्री है, आराम से फॉरेनर्स ट्रैवल भी कर लेते हैं, टिकट भी मिल जाता है, अकोमोडेशन भी मिल जाता है। वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चैनल अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें ब्रांच ऑफिस बनाएं तो $3000 उन्हें एक इंस्टेंस पे फीस देनी है, लाइजोन ऑफिस बनाएं तो $2000 फीस देनी है, और फीसिस तक भी मसला नहीं होता। एक बार वो बीओआई के चैनल से गुजरे हैं तो फिर वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उनका एक तरह का रेगुलेटर बन जाता है और उन्हें टाइम टू टाइम उसको कंप्लाइंस देना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इजी स्ट्रक्चर यही होता है। मेरे जितने भी फॉरेन नेशनल क्लाइंट्स हैं उनको मैं यही गाइड करता हूँ कि आप लोकल कंपनी ही इस्टेब्लिश करें अगर आपको फॉरेन मिल्कियत नहीं चाहिए। कुछ ऐसी की सिचुएशंस होती हैं जिनमें आपको फॉरेन कंपनी बनाना मजबूरी होती है, उनको हम इसी कोर्स में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो की सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज, क्योंकि फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में ट्रैवल भी नहीं कर सकता और उसको पाकिस्तान की कंपनी में कोई कंट्री हेड अपॉइंट करना है वर्चुअली बैठ के, और वो कंट्रोल भी 100% चाह रहा है कंट्री हेड के नाम पे कंपनी ना हो, कंट्री हेड का 1% भी ऑनरशिप क्लेम ना हो, तो फिर वो बीओआई का चैनल अडॉप्ट करके किसी भी XYZ को पाकिस्तान में कंट्री हेड बना सकते हैं। जब मर्जी चाहें यूएस से अपना बोर्ड रेजोल्यूशन भेजेंगे और वो कंट्री हेड फॉरेन टर्मिनेट हो जाएगा। कोई भी फॉरेन नेशनल जो ट्रैवल नहीं कर सकता और अल्टीमेट कंट्रोल चाहता है तो वो फिर अपनी कंपनी की चाइल्ड कंपनीज ही बनाते हैं। यहाँ पे ये की डिफरेंस है। बाकी मजीद डिफरेंसेस हम इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन में आगे साथ साथ पढ़ेंगे। एक सवाल था, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? कोई भी बिजनेस कम्युनिटी जो पाकिस्तान में हो वो रजिस्टर हो सकती है, वो लीगल बिजनेस कर रही हो, उनका जो बिजनेस एक्टिविटी है वो हमारे सिस्टम में लीगल हो और वो रजिस्टर्ड हो, तो वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लिस्टेड हो सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूछा, बिल्कुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। हम आगे पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कितने चैम्बर्स हैं, मेनली लाहौर कराची बिग सिटीज में सब अवेलेबल हैं। चैम्बर्स का मकसद क्या है, चैम्बर के बेनिफिट्स क्या हैं, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन क्या है, चैम्बर में कैटेगरीज कौन सी हैं, एक एसोसिएट मेंबर होता है, कॉर्पोरेट मेंबर होता है, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एनुअल रीन्यूअल कब होता है, फीस कितनी देनी है, ये सारी चीज़ें आगे आगे कोर्स में शामिल हैं। और अगर किसी ने अपना चैम्बर खुद बनाना हो एज अ फाउंडर बन गया तो उसका क्या तरीका है वो भी आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। क्योंकि अगर किसी शहर में ऑलरेडी चैम्बर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी, जैसे ऑल पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है, तो इसी तरह उस शहर की बिजनेस कम्युनिटी उस शहर में एक नया चैम्बर बना सकती है अगर चैम्बर एग्जिस्ट ना कर रहा हो। और अगर मेन चैम्बर एग्जिस्ट कर रहा हो, वुमेन चैम्बर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे इस्लामाबाद में वुमेन चैम्बर है, हम एक अज्यूम करते हैं कि जी बखर में वुमेन चैम्बर नहीं है, तो बखर में जो फीमेल बिजनेस ऑनर्स हैं जिनके पास 51% से ज्यादा होल्डिंग है अपने बिजनेस की, उनका ग्रुप मिलकर बखर में एक नया वुमेन चैम्बर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।
वो चैम्बर उनका नहीं होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा, उसके नॉर्मल हर साल इलेक्शन होंगे। फाउंडिंग ग्रुप जो आएगा वो भी अपने इलेक्शंस करके ही अपने आप को प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी सिस्टम है वो बनाएगा। इसी तरह ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और चैम्बर्स जो तिजारती ग्रुप्स के होते हैं, उसका अल्टीमेट ऑनर कोई भी नहीं होता। जब जब इलेक्शंस होते हैं वो रोटेशन चलती रहती है। अच्छा, M&A का किसी ने पूछा है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हम काफ़ी एंड में जाके इस कोर्स में कवर करेंगे, क्योंकि वो एडवांस लेवल ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजरी हो जाता है। हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन क्या है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बाद में आएंगे कि दो कंपनीज हैं, वो दो मर्जर कर रही हैं, तो क्या क्या पॉलिसीज होंगी, कैसे वो शेयर ट्रांसफर करेंगे, क्या सारा चलेगा, या अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ये लेटर ऑन इस कोर्स में आएगा। सोल प्रोप्राइटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, बिल्कुल सोल प्रोप्राइटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है कि आप किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं, आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिस आइटम की आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लॉ आपको उसकी इजाजत देता हो। अब इसमें फर्दर सेकेंडरी लाइसेंसिंग कैसे आ जाएगी कि आपने पहले तो सोल प्रोप्राइटर बना लिया, कोई मसला नहीं है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी ले लिया, मैंने ये ग्लास को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, अज्यूम करते हैं कि जी ये गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है इसमें, तो ये इजी गोइंग हो जाएगा, क्लियरिंग एजेंट में क्लियर भी हो जाएगा। मैंने कोई स्पेशलाइज्ड ब्लूटूथ डिवाइसेस करनी है जो टाइम बॉम्ब में या किसी रिमोट बॉम्ब्स में यूज हो सकती हैं, या पीटीए ने उनको बैन किया हुआ है, तो मैं पीटीए से स्पेशल एनओसी लेकर आऊंगा अपनी स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस के लिए जो टेलीकॉम से रिलेटेड है। मैंने कोई दवाइयाँ, मेडिसिन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है, तो उस मेडिसिन का अब एक एडिशनल रेगुलेटर मेरा ऊपर फॉलो हो गया। था तो मैं नॉर्मल इंपोर्टर एक्सपोर्टर, लेकिन एकदम से मैंने कहा मैं मेडिसिन को भी करूंगा, तो मैं ड्रैब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा उतरूंगा, ड्रैब से एनओसीज और अप्रूवल्स लेके आऊंगा। इसी तरह मैंने कोई मेडिकल डिवाइसेस करनी है, तो उसके लिए फिर मैं दोबारा ड्रैब और रेलेवेंट इदारे में जाऊंगा और उन डिवाइसेस का अप्रूवल लूंगा कि ये डिवाइस पाकिस्तान में आ भी सकती है या नहीं आ सकती। इसी तरह जब मैंने किसी बीज को, जिसे कहते हैं सीड, सीड सर्टिफिकेशन भी एक पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है। अगर आपने सीड ग्रो करना है, लोकल प्रोड्यूसर बनना है, या उसका इंपोर्टर बनना है, या एक्सपोर्टर बनना है, आप बेशक सोल प्रोप्राइटर हैं या जो भी आपका कंपनी का स्ट्रक्चर है, आपने फिर सीड सर्टिफिकेशन का अलग से लाइसेंस लेने के, जी ये मेरा बीज है और ये मैं पाकिस्तान से बाहर भेज रहा हूँ या बाहर से मंगवा रहा हूँ। ये एडिशनल लाइसेंसिंग है जो बाद में आप पे फॉल हो जाती है एक बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। ये अगर बाहर की कंपनी अपनी कोई ब्रांच ऑफिस, हाँ, बाहर की कंपनी अगर कोई ब्रांच ऑफिस बनाएगी तो इवेंचुअली वो ब्रांच ऑफिस या लाइजॉन ऑफिस बना सकती है, और वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चैनल से ही बनाएगी। फॉरेन कंपनी होल्ड मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और हैव कंट्रोलिंग पावर। हाँ जी, फॉरेन कंपनी जब पाकिस्तान में किसी भी कंपनी के अंदर शेयर्स एक्वायर कर सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो शेयर्स बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन कंपनी जो होती है बेसिकली वो एक लीगल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल समझ लें लीगल पर्सन, तो वो शेयर होल्डिंग बाय कर भी सकते हैं। जैसे लोकल कंपनी भी कर सकती है, शिफा इंटरनेशनल है, वो कल को पाकिस्तान के एचबीएल के शेयर्स ले ले तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो मलकियत रख सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ब्रोकर कौन सी कंपनी आता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? अच्छा, अगर स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर बनना है तो वो भी एक स्पेशलाइज्ड लाइसेंस्ड एक्टिविटी है, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी कंपनीज हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान में 50-60 कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, मैं पीटीसीएल कह लूँ, पीआईए, पाकिस्तान रेलवेज, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, सिस्टम्स लिमिटेड होगी, उनके अगर आम किसी भी कंज्यूमर ने, शहरी ने शेयर्स बाय करने हैं तो वो थ्रू ब्रोकर बाय करेगा, वो डायरेक्ट नहीं बाय करता। अब वो ब्रोकर बनने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड क्राइटेरिया है, उसमें आपको एससीसीपी में ही कंपनी बनानी होगी और एससीसीपी का ही ब्रोकरेज का लाइसेंस लेना होगा, और फिर आपकी ब्रोकरेज अप्रूव होगी। उस ब्रोकरेज के फिर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपने एससीसीपी के भी रूल एंड रेगुलेशंस पूरे करने हैं, और ब्रोकरेज बनाने वाले के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज भी एक काइंड ऑफ रेगुलेटर बन जाता है, जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल एंड रेगुलेशन है वो भी ब्रोकरेज ने पूरे करने हैं, ताकि कोई मोनोपोली ना बने, कोई पॉलिटिक्स ना हो। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पब्लिक लिमिटेड। अच्छा, ये डिफरेंस इसमें यही है कि एलएलपी पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और डिटेल डिफरेंस इसका आगे कोर्स में पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, टैक्स कंप्लायंस में क्या फ़र्क है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। पब्लिक लिमिटेड ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और एलएलपी एक आम सी पार्टनरशिप है। फॉरेन नेशनल एस्टेब्लिश्ड लोकल कंपनी विल दे अलाउड टू टेक आउट देयर प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, ये फाइनेंस से रिलेटेड है बड़ा क्वेश्चन। इसमें पाकिस्तान से प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो चाहे फॉरेन कंपनी हो लोकल कंपनी, लेकिन फॉरेन कंपनीज निकाल लेती हैं, लोकल कंपनी के लिए तो हाईली इम्पॉसिबल है, बट फॉरेन कंपनीज कर लेती हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, जितनी भी मल्टीनेशनल्स, तो वो किसी ना किसी चैनल से अपना प्रॉफिट निकाल रही हैं।
फॉरेन डायरेक्टर इन प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जी, फॉरेन डायरेक्टर कोई भी बन सकता है प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, डायरेक्टर का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली कंपनी लॉ से लिंक रखता है, और ग्लोबली डायरेक्टर, मेंबर, सब्सक्राइबर, ये तीनों सेम वर्ड्स होते हैं। कोई भी बंदा जिसने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं वो उस कंपनी का शेयर होल्डर भी बन जाता है और मेंबर भी बन जाता है। एडिशनल सीट होती है कि उसने डायरेक्टर की सीट होल्ड करनी है या नहीं करनी। कोई फॉरेन नेशनल है, वो पाकिस्तान में आया है, उसने किसी भी कंपनी के पहले वो शेयर्स एक्वायर करेगा, शेयर होल्डर बनेगा, उस कंपनी का वो मेंबर बनेगा, उसके बाद वो डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड कर सकता है। एक कंपनी में 20 शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर हों। उनमें से 3, 4, 5 जो भी वो बोर्ड सेलेक्ट करता है वो डायरेक्टर बन जाएंगे। लेकिन हम ये कहें कि जी सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सारे डायरेक्टर शेयर होल्डर हैं, यस। डायरेक्टर जो भी होगा वो शेयर होल्डर होगा, लेकिन सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर्स नहीं होते, वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो। आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएट BS कॉमर्स, दिस कोर्स हेल्पफुल मी। हाँ, अगर आपने BS कॉमर्स किया हुआ है और आगे आप कॉर्पोरेट एडवाइजरी की फील्ड को परसू करना चाहते हैं तो फिर ये कोर्स आपके लिए ठीक है। और टैक्स एडवाइजरी, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, BS कॉमर्स के बाद आपको रिकमेंड करूंगा आपको इसमें मास्टर्स लेवल की डिग्री करें। और BS कॉमर्स वालों को आई बिलीव FBR में ITP का लाइसेंस भी मिल जाता है, और SECP में वो ऑथराइज इंटरमीडिएटरी भी बन जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड BOI? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री का क्या रोल है और BOI का क्या रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हमेशा तब इंटरवीन करती है जब पैसा बाहर से आ रहा होता है, चाहे वो NGOs ही क्यों ना हो। लोकल NGO बनी है पाकिस्तान में या इंटरनेशनल NGO मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू बनी है। पाकिस्तान में NGOs के भी, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल कंपनी डायरेक्ट SECP में बनेगी, बाहर से कंपनी आ रही है BOI के थ्रू आएगी। सेम अगर नॉर्मल NGO है डायरेक्ट SECP में बन रही है, कोई फॉरेन NGO पाकिस्तान में आ रही है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसको रजिस्टर करेगा। लेकिन NGOs की जब भी फॉरेन फंडिंग आएगी, चाहे वो लोकल NGO है चाहे वो इंटरनेशनल NGO है, उनकी फॉरेन फंडिंग के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एक काइंड ऑफ रेगुलेटर बन जाएगा, जो अपना रेगुलर कंप्लायंस डिमांड करेगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, कितने टाइम पहले कि आपने क्या अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स, किन प्रोजेक्ट्स में कितनी फंडिंग आप किस कंट्री से मंगवा रहे हैं, कब वो फंडिंग आई, पीछे के प्रोजेक्ट्स 3 साल के और आगे के 3 साल के। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन EAD जिसको कहते हैं, वो NGO से भी और INGO से भी रेगुलर कंप्लायंस उसको नोटिस भेज भेज कर लेता है। तो अक्रॉस बॉर्डर जब भी पैसा आएगा चैरिटेबल पर्पज के लिए तो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन लाजमी इन्वॉल्व होगा। कंपनीज की ईयरली कंप्लायंस के लिए इसके बारे में बताएं। कंपनी की ईयरली कंप्लायंस जो होती है वो डिपेंड करती है कि उसका कैपिटल कितना है। फॉर्म में फॉर्म 29, हम प्रीवियसली फॉर्म 45 UBO कंप्लायंस, एनुअल रिटर्न, और इसको काफ़ी इजी भी कर दी है लीप के पोर्टल ने। ये कोर्स में आगे जाके आएगा। पहले हम एक बार रजिस्ट्रेशन सारी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर हम एनुअल कंप्लायंस की तरफ जाएंगे कि किस किस बिजनेस के ऊपर कौन कौन सा कंप्लायंस फॉल होता है। सोल प्रोप्राइटर है तो उसका क्या एनुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज बीइंग दैट एंटिटी। कंप्लाइंस का जो वर्ड आता है ना, ये इस वर्ड की बेसिक की डेफिनेशन पे आप लाजमी जाइएगा। पाकिस्तान में या कहीं पे भी किसी भी रेगुलेटर में किसी भी शक्ल में आप रजिस्टर होते हैं तो उसका कंप्लाइंस आप पे एक तरह का बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, वो ये है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, 18 साल का हुआ हूँ, तो शनाख्ती कार्ड एक कंप्लाइंस है जो मुझे पूरा करना है। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस एक कंप्लाइंस है जो मैंने पूरा करना है, वरना मेरे पे लाइबिलिटी फॉल हो जाएगी, चालान होगा या जो भी ऑफेंसेस होंगे। मैंने असला इस्तेमाल करना है तो असले का लाइसेंस एक मैंडेटरी कंप्लाइंस है जो मैंने करना ही करना है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ या DC ऑफिस में, मैं वरना असला नहीं रख सकता। सेम आपने जिस भी कैटेगरी में कंपनी बना ली है उस कैटेगरी का कंप्लाइंस आप पे फॉल करेगा। आपने DTS का लाइसेंस लिया है, उसका कंप्लाइंस क्या है कि जी DTS के जब जब रिन्यूअल्स आएंगे आपने करने हैं। आपने प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना ली है, SCCP का कंप्लाइंस क्या है, क्वार्टरली और एनुअल फाइलिंग्स करना जो रिक्वायर्ड हो। और FBR का कंप्लाइंस क्या है कि आपने कंपनी बना ली है तो आप बाय डिफॉल्ट विद होल्डिंग एजेंट बन गए हैं। ये आपने CTA के कोर्स में डिटेल पढ़ा होगा, विद होल्डिंग एजेंट बन गए हैं तो विद होल्डिंग एजेंट वाला सारा कंप्लाइंस आपने करना है। सिमिलरली आपने सिक्योरिटी कंपनी बना लिया तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कंप्लाइंस पूरा करना है और लेबर डिपार्टमेंट का पूरा करना है कि जी गार्ड्स का यूनिफॉर्म कितने अरसे बाद उनको नया यूनिफॉर्म देना है, उनकी बेस सैलरी कितनी होगी, सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी आवर्स क्या होंगे, आप एक गार्ड से डबल शिफ्ट नहीं करवा सकते, उसको आप XYZ सर्विसेज देंगे। तो कंप्लाइंस कंपनीज में भी आएगा, सोल में भी आएगा, सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन में भी आएगा, थर्ड लेवल किसी भी चीज में आप जाएंगे कंप्लाइंस पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा।
और कॉर्पोरेट एडवाइजर का काम ही यही है कि उसके क्लाइंट का बिजनेस जिस भी कैटेगरी में रजिस्टर हो रहा है वो उसको उस कंप्लायंस का फ्यूचर पूरा दिखाए कि आप एक्स कैटेगरी में रजिस्टर होने जा रहे हैं तो ये पूरा एक फ्यूचर है। जैसे अभी 1 महीना पुरानी बात है, मुझे एक क्लाइंट ने कहा था कि जी मैंने इस रमजान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है और लोगों से फंड रेजिंग करनी है। वो इन्फ्लुएंसर था, जो क्लाइंट था, यूट्यूबर एंड सोशल मीडिया। तो आई वांट टू रजिस्टर एन एनजीओ। तो फिर उसको मैंने गाइड किया के बाद भी जिंदगी में कुछ करना है। उसने कहा नहीं, मैंने बाद में तो कुछ भी नहीं करना, बस एक मैंने प्लांट बना के छोड़ देना है। नल का था या बल्कि पूरा प्लांट था, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट। तो मैंने कहा जब आपने एक प्योरिफिकेशन प्लांट बनाना है और वो किसी कॉलोनी थी या सोसाइटी थी उसके लोगों की उन्होंने वक्फ कर देना हैंड ओवर कर, मैंने कहा जब आपने उसको बाद में कुछ करना ही नहीं तो आप एनजीओ बनाएंगे तो एनजीओ का एनुअल कंप्लायंस बिला वजह आप पे फॉलो हो जाएगा। ये उसके XYZ क्राइटेरिया हैं, इतने उसके अप्रूवल के हर्डल्स हैं। तो उसको हमने बैकअप ऑप्शन क्या दिया, आप किसी एग्जिस्टिंग एनजीओ के साथ जो रजिस्टर्ड है, लीगल है, ज्वाइंट वेंचर करें। ज्वाइंट वेंचर करने के बाद आप फंड रेजिंग उसके अकाउंट में मंगवाएं, उसको थोड़ा ब्रांड कर देंगे, जी इन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया, इनका शुक्रिया, और उसके साथ मिलकर आप एक प्लांट बना दें, दैट्स इट, और उससे बाहर आ जाएं। तो ऐसा बहुत दफा होता है कि आपके क्लाइंट ने कोई बिजनेस एक्टिविटी लाइफ में 1 या 2 दफा ही करनी होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारें कि आप कर ही नहीं सकते। कॉर्पोरेट कंसल्टेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट को यूजलेस रजिस्ट्रेशंस में ना घुसाए। इसका लॉन्गर रन में ड्रॉबैक क्या होगा, आज अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आया है, मुझे उसकी उस रजिस्ट्रेशन से 50,000, 2 लाख, 5 लाख बचता है, मैं वो जबरदस्ती करवा दूं, लेकिन 2 महीने बाद उस क्लाइंट को कोई और कंसल्टेंट लाजमी मिलेगा जो कहेगा कि आपका ये काम तो फलां चैनल से इजीली हो सकता था, आपने खाम खा एक अपने दर्द सर ले लिया। तो वो लाजमी कहेगा कि यार मेरा पहला कंसल्टेंट फिर वाकई लालची था, उसने अपनी सर्विसेज के चक्कर में किया। तो एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर ये चीज आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि क्लाइंट का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये हमेशा उससे पूछना है कि जो भी बिजनेस उसके माइंड में आ रहा है ये वन टाइम ट्रेड है या लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और अक्सर ये भी होता है कि वन टाइम ट्रेड नहीं होती, लॉन्ग टर्म बिजनेस में भी क्लाइंट ने आपको बहुत मिनिमम चीजें बताई होती हैं और वेग सी चीजें बताई होती हैं। जी मैंने क्या करना है, मैंने एडवाइजरी देनी है, किस चीज की एडवाइजरी देनी है, मैंने वीजा एडवाइजरी देनी है। ये एक बहुत ही वेग सी टर्मिनोलॉजी है जो लोग यूज करते हैं। जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन हैं, वहाँ तो ये कम यूज हो रही है, छोटे शहरों से ये बहुत सुनने में आता है, या मुझे जो कॉल्स आती हैं जो छोटे शहरों से वहाँ ज्यादा होती हैं कि जी भाईजान मैंने सिर्फ वीजे का काम करना है। मैं उसे कहता हूँ वीजे का क्या काम भाई, वीजे लगवा के देने हैं ना। एंड में पता लगता है या वो टूर ऑपरेटर निकल रहा होता है, या वो स्टडी अब्रॉड निकल रहा होता है, या वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर निकल रहा होता है। तो क्लाइंट की हमेशा जो वेग सी टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर आपने डिग इन करना है, उससे क्वेश्चंस पूछ पूछ के कि अच्छा वीजा ऑफिस बनाना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, उससे लेमैन लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। लेमन लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको असल आइडेंटिफिकेशन होगी यार वो करना क्या चाह रहा है लाइफ में। अब एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि जी मैंने सिक्योरिटी कंपनी बनानी है, उसने मुझे बड़ा अरसा खपाया, मैं भी उसे गाइड करता रहा। एंड में वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी कंपनी तो इसके बगैर भी बन जाती है। मैंने कहा आपने क्या सिक्योरिटी देनी है, उसने कहा जी मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। तो मैं सिक्योरिटी कंपनी ब्लू यूनिफॉर्म के जो गार्ड्स होते हैं, मैं उस जोन में चल रहा था कि जी इसने सिक्योरिटी कंपनी बना के पूरे पाकिस्तान में गार्ड्स देने हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी कंपनी कह रहा था कि जी सीसीटीवी कैमरे। उसने कहा जी हमारी मार्केट में तो सब इसको सिक्योरिटी कंपनी कहते हैं कि जी हमने सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये वेग टर्मिनोलॉजीज हैं, क्लाइंट से हमेशा इन डिटेल डिस्कशन लाजमी करनी है। और बेशक एक एडिशनल टिप है मेरी तरफ से, या मेरा जो पास्ट में मैंने फेस किया आप सबके लिए जो ऑनलाइन है, वो है कि क्लाइंट से जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो व्हाट्सएप चैट में या ईमेल में लाजमी रखनी है कि उसको एट एक्चुअल डिमांड क्या। ये ना हो कि आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो बाद में कहें कि नहीं जी ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, और उसमें उसका भी कसूर नहीं होगा क्योंकि वो कुछ और सोच के बैठा हुआ होगा। और मेन इसमें हर्डल यही आएगी कि कोई भी क्लाइंट फ्रॉम नोवेयर आपको कहेगा जी मैंने कंपनी बनानी है, बाद में पता लगेगा वो शायद सोल प्रोप्राइटर डिमांड कर रहा था। फिर कोई क्लाइंट कहेगा जी मैंने फर्म बनानी है, फर्म बनानी है, फर्म बना दो। आप उसे पार्टनरशिप फर्म बना देंगे, बाद में कहेगा नहीं जी मुझे तो वो SCCP का इनकॉर्पोरेशन नंबर चाहिए। अब आज ही मेरे साथ एक क्लाइंट का ऐसा होगा, उसने खुद कहा कि जी मुझे सोल प्रोप्राइटर चाहिए, उसने क्लैरिफाई किया, मेरी टीम ने उसको वो डिलीवर कर दी। अब वो सुबह से पूछ रहे हैं मेरा SCCP का इनकॉर्पोरेशन नंबर कहाँ है। अब हम उसको समझा रहे हैं भाई सोल प्रोप्राइटर SCCP में नहीं होती, वो FBR में होती है, उसमें आपको इनकॉर्पोरेशन नंबर नहीं मिलता। तो ये लाजमी क्लाइंट से आपने इन डिटेल हमेशा डिस्कशन करनी है बिफोर स्टार्टिंग एनी टास्क। विच कंपनी इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी वही है जो बाहर की कंपनी और यहाँ पे एज अ सब्साइडरी या एज अ लाइजॉन ऑफिस या ब्रांच ऑफिस बन रही हो। फिर इंशाल्लाह व्हेन वी कंप्लीट दिस कॉर्पोरेट एडवाइजरी कोर्स वी ऑफर सर्विस फॉरेन क्लाइंट और नॉट। हाँ बिल्कुल, आप फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स ने जो पाकिस्तान में अपने बिजनेसेस करने हैं उसकी आप सर्विसेज दे सकते हैं, वो सारी इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आपका ये सवाल का मतलब ये था कि जी फॉरेन क्लाइंट का मतलब ये है कि वो US LLC UK LLC, तो फिर उसके लिए आप ICT के दूसरे कोर्सेज ऑप्ट करें
अगर आप यूएस एलएलसी की सर्विस, आप पूरी दुनिया को पाकिस्तान की सर्विसेज दे सकते हैं, ये इस कोर्स का एंड गोल है। आपने पूरी दुनिया को वहां की सर्विसेज देनी है तो फिर ये कोर्स नहीं है आपके लिए। कॉर्पोरेट एडवाइजर का लाइसेंस होता है, कॉर्पोरेट एडवाइजर का लाइसेंस नहीं होता, उसकी यहाँ आईसीटी से तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, लेकिन लेटर ऑन एससीसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में ऑथराइज्ड इंटरमीडिएटरी का एक लाइसेंस कह लें या एक सर्टिफिकेट मिलता है, और एफबीआर से आईटीपी का इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस मिलता है। उसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, वो यही है कि आपने एमकॉम किया हो, एमबीए फाइनेंस किया हो, या एलएलबी किया हो, या टैक्स लॉ में, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में आपकी 16 ईयर एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। अगर कोई इसको एज अ कैरियर लेना चाह रहा है और उसने नहीं की हुई 16 ईयर एजुकेशन, तो कोई मसला नहीं है, वो आगे एमकॉम में, एमबीए फाइनेंस में किसी भी उस डिग्री में एडमिशन ले ले, चाहे वो लामा इकबाल से हो रही है, किसी भी एचईसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से हो रही हो, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से हो जाए, जिसके बाद उसका एससीसीपी का क्राइटेरिया पूरा हो जाए। आप गूगल में लिखेंगे सिंपली ऑथराइज्ड इंटरमीडिएटरी एससीसीपी कंपनीज एक्ट 2017, उस कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रेलेवेंट सेक्शन मिल जाएगा कि वो कौन कौन बंदे एससीसीपी के ऑथराइज्ड इंटरमीडिएटरी बन सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप अपने वेबसाइट पे, अपने ऑफिस में सर्टिफिकेट लगा लेते हैं कि जी मैं पाकिस्तान का जो हाईएस्ट रेगुलेटर है कॉर्पोरेट सेक्टर का, मैं उसको ऑफिशियल ऑथराइज्ड एजेंट। वकालत में और कॉर्पोरेट एडवाइजरी में जो मेरी प्रैक्टिस रही है ना, वो क्लाइंट आपको कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या उम्मीद लगा रहा है, फीस उससे आइडेंटिफाई होगी, और उस क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी क्या है, ये आपने क्लाइंट को असिस्ट करना है। लोग यहाँ 20-25 हज़ार में भी कंपनी बना के दे रहे हैं और 1 लाख 2 लाख रुपए में भी बना के दे रहे हैं। वो क्लाइंट को प्रॉपर बताते हैं कि आपको कंपनी तो मैंने डिलीवर कर ही देनी है, वो एक 4 कागज हैं रजिस्ट्रेशन के जो हम इस कोर्स में सीख लेंगे कैसे बनाने हैं, वो डिलीवर होगी। उस कंपनी के साथ आपने मेरे से ऑन कॉल डिस्कशन में कितना टाइम डिमांड करना है। एक क्लाइंट आपको कहता है कि जी मुझे आपसे 5-6 घंटे की डिस्कशन चाहिए, तो फिर आप उसको कंपनी की फीस भी उतनी बताएंगे। 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, उसके बाद फर्दर भी कुछ काम है। बिल्कुल काम है। कंपनी जब एक क्लाइंट की बन गई है, समझें कि वहां से वो उसकी इनकॉर्पोरेशन हुई है, वो बॉर्न हुआ है, उसकी पैदाइश हुई है। पैदाइश के बाद कंप्लाइंस का चैप्टर शुरू होता है। कंपनीज को सालाना ईमेल्स आती रहती हैं, कभी 6 महीने बाद आती हैं। एससीसीपी की ईमेल्स अलग से आएंगी, एफबीआर की ईमेल्स अलग से आएंगी। जब जब आपके क्लाइंट को कोई रेगुलेटर की ईमेल आएगी, जो मेन एससीसीपी और एफबीआर है, बेयर मिनिमम ये होती हैं। इसके अलावा कोई तीसरे चौथे में वो खुद जंप इन करे, डीटीएस में, फार्मास्यूटिकल में, ड्रैप में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, चैम्बर में, तो वो तब आएंगी। तो जब कंप्लायंस स्टार्ट होगा, उस कंप्लायंस में फिर क्लाइंट ने ऑब्वियसली आपसे डिस्कशंस भी करनी है, मशवरे भी करने हैं। कभी वो बिजनेस इनएक्टिव कर रहे होंगे, कभी, तो उसकी आप पर असाइनमेंट भी फीस ले सकते हैं। ऑन एवरेज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, कोई भी ऐसा क्लाइंट जिसके ऑफिस में 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और वो रेगुलर बिजनेस चल रहा है, तो लाजमी उसको आपकी मंथली सर्विसेज टू सम हाउ चाहिए ही होंगी। उसको बुक कीपिंग की भी सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं, टैक्सेशन की भी कर सकते हैं, एससीसीपी के एनुअल कंप्लायंस की भी कर सकते हैं, रैंडमली लीगल ड्राफ्टिंग और इन चीज़ों की सर्विसेज भी। एक कंपनी है स्टार्टअप जिसमें कुछ भी नहीं है, कि इंडिविजुअल घर में ही बैठा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको लॉन्गर रन में इतनी सर्विसेज ना दे सके जब तक उसकी कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो जाती। एलएलपी को स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट पर कर सकते, हाँ जी बिल्कुल, एलएलपी बनाकर आप स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट बन सकते हैं और बड़े इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। कोई फर्दर लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड करो, एलएलपी के साथ साथ आपको मैंडेटरी एफबीआर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। कस्टम क्लियरिंग एजेंट, अच्छा कस्टम क्लियरिंग एजेंट अगेन एक स्पेशलाइज्ड लाइसेंस है, लेकिन उसका एससीसीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कस्टम से ताल्लुक है। इस तरह से कि मैं कहता हूं कि जी मैंने ये ग्लास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लूंगा, जिसको पाकिस्तान सिंगल विंडो के थ्रू मिलता है, पीएसडब्ल्यू कहते हैं, और मैं उसका कंप्लायंस पूरा करूंगा। जैसे वो जीडी वगैरह डिक्लेयर करनी होती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको आइडिया होगा। लेकिन मैं कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, जिन लोगों ने किया हुआ मैंने उसकी क्लियरिंग करानी है कस्टम्स की तरफ से। वहां पर जाके मैं उनका क्लियरिंग एजेंट बनूंगा, चाहे जिस मर्जी का ग्लास आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। वो अब एक स्पेशलाइज लाइसेंस हो गया, वो ऑब्वियसली कस्टम ही उसको प्रोवाइड करेगा। उस पर कस्टम का एक अपना डिटेल्ड परफॉर्मा है पड़ा, कि वो बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये बिजनेस हो, रजिस्टर्ड हो, ऑफिस होना चाहिए, कहाँ पे ऑफिस है, वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं कस्टम वाले, और फिर क्लियरिंग एजेंट का लाइसेंस देते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि टेक्निकली इन सेंस के एफबीआर से या कस्टम से कोई भी काम कराना एक बहुत बड़ी सरदर्दी होती है, और इवन ड्रग रेगुलेटरी से भी, ड्रैप से भी, ये एक बार आपको सही तड़पाएंगे और उसके बाद क्लियरिंग एजेंट का लाइसेंस देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस फौरन मिल जाएगा, क्योंकि वो एक आम शहरी का फंडामेंटल राइट है, वो इतना इशू नहीं होता। अगेन व्हाट इज एलएलपी, हु कैन वर्क टुगेदर विद इट। एलएलपी डिटेल में क्या चीज़ है वो हम आगे इस कोर्स में पढ़ेंगे, कि क्या क्या हो सकता है उसमें, क्या नहीं हो सकता।
सर एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस में काम करता हूँ और कंप्लाइंस का डिपार्टमेंट हूँ, मैं प्रमोशन चाहता हूँ, तो एससीसीपी का कंप्लाइंस का कोर्स मेरे लिए ठीक है। अच्छा, अगर आप एनबीएफसी के मैं एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस में काम, अच्छा एनबीएफसी कंपनीज में अगर आप कॉम्प्लाइंस के डिपार्टमेंट में हैं तो ऑब्वियसली आप एससीसीपी रेगुलेशंस 2008 को देख रहे होंगे। एनबीएफसी के ऊपर एससीसीपी का कंपटीशन कमीशन के क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आप फेस कर रहे होंगे। तो वो लोग जो कॉरपोरेट कॉम्प्लाइंस में जॉब का कैरियर परसू करना चाह रहे हैं, हर बंदा जैसे कारोबार के लिए नहीं बना हुआ, बहुत से लोग जॉब में 100% सेटिस्फाइड होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि आप सर्विस प्रोवाइडर बन के बिजनेस में जंप इन कर जाएं। तो अगर आप जॉब की तरफ भी जा रहे हैं और एक अच्छा कैरियर चाह रहे हैं तो कॉर्पोरेट एडवाइजरी के कोर्स से आपको ये बेनिफिट होगा कि किसी भी कंपनी, मल्टीनेशनल, लोकल कंपनी, एक्स वाई जी, उस कंपनी का जो भी साइज है, उसके कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसके सीईओ या डायरेक्टर से ज्यादा रेगुलेटरी नॉलेज आपको होगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा है कि कंपनीज के जो सीईओज या डायरेक्टर्स या मैनेजर एचआर होते हैं ना, उनको अपनी लाइन ऑफ बिजनेस का तो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होता है। लेट्स सपोज एक बंदा सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, वो सीईओ है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का इंटरव्यू सही निचोड़ के लेगा क्योंकि वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसी तरह अगर कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन का बहुत इन डेप्थ नॉलेज होगा। उस बिल्डर के आगे सिविल इंजीनियर भी नहीं खड़ा हो सकेगा, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा। लेकिन अगर आपने कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जाना है तो मार्केट में इसकी काफी किल्लत है, क्योंकि कंप्लायंस से रिलेटेड कोई स्टैंडर्डाइज डिग्री नहीं है पाकिस्तान में, कोई ऐसा कैरियर नहीं डिफाइन, या आपने कभी किसी को मैट्रिक या एफएससी के बाद ये सोचते हुए नहीं देखा होगा कि यार मैं रेगुलेटरी कंप्लायंस में अपना कैरियर चाहता हूँ। तो इस गैप को फिल किया जा सकता है। कंपनीज को अपने अंदर कॉर्पोरेट कंप्लायंस का बंदा चाहिए, क्योंकि जैसी कंपनी ग्रो होती है उसका एक्सटर्नल कंप्लायंस खुलता जाता है। लेटर ऑन इसको आप कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं उनसे बेसिकली रेफर करूँ जिन्होंने कमेंट किया हुआ है। आप अगर कंप्लायंस डिपार्टमेंट में हैं तो आप लाजमी आगे फर्दर क्वालिफिकेशंस भी लें जो इसी फाइनेंस से रिलेटेड हो। एंड गोल आपका होना चाहिए किसी अच्छी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बनना। वो एक नेक्स्ट लेवल का कंप्लायंस होता है जो कंपनी सेक्रेटरी पूरी एक कंपनी का मैनेज कर रहा होता है। डायरेक्टर इलेक्शन से कितना टाइम पहले कंपनी का मेंबर, वो किसी भी टाइम बन सकता है। एक बार वो मेंबर और शेयर होल्डर बन गया तो वो आगे डायरेक्टर बन सकता है। अगर डायरेक्टर फॉरेन में हो और न्यू कंपनी बना रहे हो, उसके पास नो फॉरेन का हो, तो उसको डायरेक्टर ऐड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर फॉरेन, हाउ टू गेट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको कस्टम्स के थ्रू मिलेगा, पीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन होती है। कब कैसे मिलेगा ये हम आगे इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि पहले उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं और किस स्टेज पर जाके आप कस्टम का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। बट ईएडी प्रोसेस इज डिफिकल्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। हाँ, ईएडी का प्रोसेस डिफिकल्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो नियर टू इम्पॉसिबल है, ईएडी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए काफ़ी दफ़ा किया हुआ है। इस तरह मैं कुछ वर्ड्स अभी आपके सामने बोलता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद कस्टम्स, ये 5-6 ऐसे इदारे हैं जो रेगुलेटरी के अंदर इन्होंने टांग अड़ाई हुई है, लेकिन इनका डिजिटल फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है। जिन इदारों का डिजिटल फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं होता उसमें आपको एक लेटर आज दिया, वो उनके R&I सेक्शन को दिया, वो मार्क होता होता आगे गया, फिर उस पर रिमार्क्स आया, वो एक काम जो 1 घंटे में होना था वो आपको शायद 15 दिन बाद मिल रहा हो। तो ये एक चैलेंजेस हैं जो कॉर्पोरेट कंप्लायंस में आपको लाजमी फेस करने होंगे, और इसका हल यही है। जी जी, रीट बिल्कुल। सेक्टर में भी आगे हैं उनके, क्या सॉफ्टवेयर भी उनको कर लिया गया है। सुमित साहब, आपको आवाज आ रही है? शैल वी स्टार्ट Q&A सर? हाँ जी, स्टार्ट कर लें, काफी हो गया कंटेंट ओके, आज का। क्वेश्चन आंसर नाउ करते हैं और फिर कल कंटिन्यू। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है Q&A का जो हमारा डेकोरम होता है, आप अपना हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें जैसे कैस यासिर साहब ने किया है। तो अभी हम आप लोगों से क्वेश्चंस लेते हैं। जो जिन लोगों ने चैट के अंदर चैट क्वेश्चन ड्रॉप किए वो तो सुमीत साहब ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं एक्सप्लेन आप लोगों को। लेकिन जो भी उनसे पूछना चाहते हैं सवाल, आप अपना हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप अपना क्वेश्चन करें, फिर हम उसको एड्रेस करते हैं। जी कैस यासिर साहब, कैस साहब हमारे बड़े पुराने स्टूडेंट हैं। सबसे पहले कैस भाई माजरत पर्सनली। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। सर, दो मेरे क्वेश्चन है। एक तो आपने जिक्र किया फॉरेन कंपनी या फॉरेन पार्टनर, ये नॉन रेजिडेंट की बात हो रही है या कोई भी फॉरेनर? दूसरा सर ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे हम लोग डिफरेंट फीसेस चार्ज करते हैं उनके टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आप हमें इस चीज में भी गाइड करेंगे कि हम किससे कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं?
सर आपके दो सवाल हैं, एक तो है फॉरेन पार्टनर और नॉन रेजिडेंट। ये आपने लाजमी मेरे ख्याल है सीटीए का कोर्स पढ़ा हुआ है, तो आपको वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस से कंफ्यूजन हो रही है। जो नॉन रेजिडेंट है ना, उसको हम नाइकॉप की कैटेगरी में डालते हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। और जो नाइकॉप है वो एससीसीपी की नज़र में या ओवरसीज पाकिस्तानी वो रेजिडेंट ही है, क्योंकि वो एससीसीपी को उससे परवाह नहीं अब रेजिडेंट है या नहीं। उसको आपकी बेसिकली नेशनैलिटी से कंसर्न है। रेजिडेंशियल स्टेटस का इनकम टैक्स से ताल्लुक होता है कि आप रेजिडेंट थे या नहीं थे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप एनआईसी होल्डर हो तो जो नाइकॉप होल्डर भी होता है तो नाइकॉप होल्डर भी पाकिस्तानी नेशनल ही ट्रीट होता है। जो फॉरेन पार्टनर है, इसका मतलब है कि वो आदमी जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है ही नहीं, वो किसी एक्सटर्नल पासपोर्ट की बेस पर अपनी कंपनी अप्लाई कर रहा है पाकिस्तान में। और जहां तक फीस की आपने बात की है, तो वो अब आपका अपना पर्सनल स्टांस होता है कि आप किस क्लाइंट से कितनी फीस उससे डील करें। उसकी कोई सेट स्टैंडर्ड फीस नहीं है पाकिस्तान में या कहीं पे भी पूरी दुनिया में आप चले जाएंगे। जी, मजीद क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके शिराज जी, अल्ताफ। खालिद सईद साहब, जस्ट अ मिनट। खालिद जी। खालिद साहब, अभी आपके पास राइट है, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। बस सर ठीक है, मेरे एक दो सवाल थे वो रिजॉल्व हो गए। थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट है खालिद साहब, आपके हो गए क्वेश्चन? हेलो। जी उमर मुमताज, उमर मुमताज। हेलो सर, कैन आई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी उमर पूछिए। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बोला कि एससीसीपी और टैक्सेशन के हवाले से अगर आप कोई लाइसेंस लेना चाहें गवर्नमेंट से, कि आप ऑथराइज उसके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बन सके, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? उस वक्त से मेरा इंटरनेट थोड़ा मसला कर रहा था तो मैं सही से सुन नहीं पाया था। आप प्लीज़ बता दीजिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह एजुकेशन के हवाले से क्या होता है। और आपका कोर्स तो जाहिर है मददगार रहेगा इसमें। लेकिन ये है कि इसको अगर मैं ऑफिशियली गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना चाहूँ कि मैं ऑथराइज कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, इसमें ऑथराइज्ड इंटरमीडिएटरी बनने के लिए ना आपको गूगल पे जाकर कंपनीज एक्ट को ही सर्च करना होगा। वहाँ आपको मिल जाएगा। बेस क्राइटेरिया है कि 16 ईयर एजुकेशन हो और टैक्स, अकाउंटिंग, लॉ, इन तीन चार जो रिलेटेड फील्ड्स हैं इसके अंदर आपने किया हो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो आप एससीसीपी के ऑथराइज इंटरमीडिएटरी बन सकते हैं। ये होगी एक बात। दूसरा, किसी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनना है, वो कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी से रिलेटेड हो जाता है कि आपने फाइनेंस में डिग्री की हुई है, कॉमर्स में डिग्री की हुई है, या आप लॉयर हैं, तो फिर वो कंपनी की इंडिपेंडेंट कॉल होती है कि वो आपको कंपनी सेक्रेटरी बनाए या ना बनाए। उसमें आपकी कॉम्पिटेंसी मानी जाएगी और उस कंपनी का अपना डिसीजन होगा कि वो आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करें या ना करें। उसको एससीसीपी से उससे कोई कंसर्न नहीं है। एससीसीपी में ऑथराइज एजेंट बनना है तो वो ऑथराइज इंटरमीडिएटरी है और उसके लिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन दीज 2-3 फील्ड जो रिलेटेड है। और एफबीआर में करना है तो वो आईटीपी का लाइसेंस है, उसमें 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, वो इन्हीं नीश के अंदर जो अकाउंटिंग में हो और टैक्स में हो। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव साइम, आई गेस। अस्सलाम वालेकुम समीन और सर। साइम। साइम नकवी सर। जी साइम। यस सर। सर आई जस्ट हैव अ सिंगल क्वेश्चन, बिकॉज मैं ये फर्स्ट टाइम कोर्स, इससे पहले मेरा कोई इनिशियल कोर्स नहीं है या इससे पहले मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं एडवोकेसी तो कर रहा हूँ, बट ये जो कॉर्पोरेट की तरफ आना है, ये एडवाइजर बनने के लिए, इज देयर एनी नीड टू adopt any other course, which should be initial course something like this, कि मेरे लिए इसको समझना और इसको लेके चलना ज़रा ज़्यादा थोड़ा आसान हो जाए। तो अभी मुझे इसको अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को लेके चलने में, अगर कोई इनिशियली कोई अगर कोर्स और चाहिए तो काइंडली मुझे उस पर गाइड कर दीजिए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। मैं आई समीत साहब। जी 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 जी, प्लीज अच्छा, आंसर। अच्छा साइम, इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूं। देखिए, इसके लिए कोई कॉर्पोरेट की तरफ जो है वो स्पेसिफिक तो नहीं है कि इसका कोई प्री रेक्विजिट फॉर इंस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट एडवाइजरी की बात करते हैं ना, तो उसमें आपके पास डिफरेंट और सेगमेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉर्पोरेट एडवाइजर को टैक्स के जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में भी उतनी ही नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर टैक्स को तो उस तरह से कवर नहीं कर रहे होंगे,
तो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू कि आप जो है सीटीए का कोर्स है और उसके साथ आप कॉर्पोरेट एडवाइजरी लें, बिकॉज आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो सिर्फ आपसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं आएगा, बिजनेस स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं आएगा। और अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास आप सिर्फ इसी पर्टिकुलर लाइन को भी अकोमोडेट करते हैं, तो इवन देन यू शुड बी कैपेबल इनफ कि जब एक बंदा आता है तो आप उसको बिजनेस स्ट्रक्चर के हवाले से गाइड कर सकें। और जब आप बिजनेस स्ट्रक्चर किसी को गाइड कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपने कंसीडर करना होता है। आया कि उस बंदे को कंपनी फॉर्म करने की जरूरत है भी या नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटर में अकोमोडेट हो सकता है, वो एलएलपी हो सकता है, वो पार्टनरशिप में हो सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे एक मेजर फैक्टर होता है ना कंप्लायंस के साथ साथ, वो आपका टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। तो व्हाट कैन आई सजेस्ट यू कि आप टैक्स का एक कोर्स लें जो बेसिक है, और उसके साथ आप एडवाइजरी वाला लें, और ये दोनों आप साइमल्टेनियसली ले सकते चले सर, थैंक यू वेरी मच। मैं करता हूँ हैं। बाकी थैंक मैनेजमेंट से एक बात। थैंक यू। यू जी, थैंक यू। ओके, महफूज सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं महफूज आप? ठीक है सुल्तान, वालेकुम जी अस्सलाम। जी। जी, अल्लाह का सर शुक्र। जी मैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एओपी रजिस्टर करने के लिए अगर इसके 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर को रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट होना लाजमी है, देखिए इसी जी, तरह लॉ कंपनी के में? एज पर लॉ सारे पार्टनर्स की फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है। ठीक रजिस्ट्रार है। अगर आपको वैसे एग्जाम्पशन दे दे तो फिर वो उसकी इंडिपेंडेंट कॉल है, लेकिन एज पर लॉ जरूरी है। क्योंकि सर एक मेरे पास है कस्टमर, उनका पार्टनर जो है ना कराची में है, तो वो एओपी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, वो तो एओपी इस इस्लामाबाद लिहाज की है, रावलपिंडी की है। रावलपिंडी की है। वो आप आई 10 ऑफिस चले जाए ना, उनसे आप डिस्कस करेंगे, 3 पार्टनर्स ऑन स्पॉट अवेलेबल हैं, तो होपफुली वो एडजस्ट कर लेते होते हैं। चलो ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव शिराज अल्ताफ। शिराज अल्ताफ। हेलो। हेलो। जी शिराज भाई। अच्छा सर, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, डिस्कस करना है कि हाउ कैन आई गेट एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम केसीसी या चैम्बर का, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और शुड आई कांटेक्ट फॉर अ कस्टम एजेंट? थैंक्स सर, प्लीज गाइड मी। अच्छा, इसमें ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, बट इसको मैं शॉर्ट यही कर देता हूँ कि इसमें आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, कस्टम से भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और चैम्बर से भी ज़रूरी है। वो कैसे कैसे करेंगे वो आगे हम कोर्स के अंदर इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, पर ये सब ज़रूरी है। इसके लिए कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हैं, उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू के पास जाते हैं तो फिर ये लेते हैं इसको। ओके, शिराज के बाद हमारे साथ हैं एबीएम। एबीएम वाले भाई कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबू बकर। वालेकुम सलाम जी, अबू बकर। मेरा सर से सिर्फ मतलब टेक्निकली 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि क्योंकि मैं तो अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं आ रहा था तो एक छोटा सा ना वो एक मिसिंग हो गई थी जो आपने उसमें पहले जो इसे आप समझा रहे थे। क्योंकि देखो सेकेंडरी जो रजिस्ट्रेशन होती है कंपनी की वो एफबीआर की होती है, जो प्राइमरी होती है वो एससीसीपी के अंदर होती है। नहीं नहीं, प्राइमरी एससीसीपी में नहीं है। प्राइमरी कोई भी हो सकती है, कोई भी फर्स्ट इंस्टेंस जो रजिस्ट्रेशन है उसको आप लेमन लैंग्वेज में प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। वो सोल, एओपी, एलएलपी कुछ भी हो सकता है। स्टेप ठीक। 1 जो है आपका वो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है। तो वो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन मतलब किस तरह से, मतलब थोड़ा सा सर मतलब एक शॉर्ट रिव्यू दे देना कि मैं बस आप अभी यूं। ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान का शहरी होने के नाते मैंने आईडी कार्ड बनाया, ये मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी है। उसके बाद मैं श्योर ड्राइविंग लाइसेंस लूँ, मैं आर्म्स का लाइसेंस लूँ, मैं कोई भी स्पेशलाइज्ड काम करता रहूँ मुल्क के अंदर, वो मेरे सेकेंडरी या थर्ड लेवल के हैं। श्योर सर, क्लियर हो गया। और प्राइमरी सर दूसरा आइडेंटिटी है, सवाल। मैंने अपना आईडी कार्ड बना लिया। इसी तरह हर कारोबार की प्राइमरी आइडेंटिटी है, उसने रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक है सर, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, एलएलबी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो जी जी। मुझे ना थोड़ा सा मैनेज करना अभी, क्योंकि एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आपको शायद फेमिलियर हूँ उससे, क्योंकि और मैं जी जी मैनेज जी। थोड़ा सा नहीं कर पाऊंगा। और मुझे एज पर योर रिप्रेजेंटेटिव के साल में एक ही बैच होता है आपका आईसीटी का, तो मैंने रजिस्टर करवा लिया। अब थोड़ा सा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर मुझे मतलब मिल जाए, उसकी यहाँ कोई फैसिलिटी मिल जाए आपके अभी अगर तरफ इसमें से। प्री रिकॉर्डेड नहीं होते, साथ में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होगी, आप उसको अवेल कीजिएगा। इन केस कभी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते, तो आपको रिकॉर्डिंग साथ साथ मिल रही होगी। हाँ, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मैं खुद भी पढ़ा हूँ, टीएम उसी का एलुमनाई हूँ, तो ये कोर्स करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है फॉरेन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, जी क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर उनको कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। वो भी जी अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। सर, मेरा बेसिकली ब्रोशर देख के जो एड आपका चल रहा था तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया उसकी तरफ, और जिस हिसाब से मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं कॉर्पोरेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क एक्विजिशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें,
तो मुझे काफी अट्रैक्ट किया और मतलब उसमें काफी यू चीजें समझ भी आई। थैंक यू सर गॉट के लिए। यूएल के एलएलबी में कंपनीज एक्ट आप पढ़ेंगे, लेकिन वो पूरा 2006 होगा यूके वाला, लेकिन हमने जी उसका पूरा पाकिस्तान का वेरिएंट पढ़ना है यहाँ पे। जी जी, तो 2017 भी मैं साइड बाय साइड पढ़ रहा हूँ, जब टाइम मिलता है तो मैं जी उसको जी, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ। जरूर जरूर, और रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहेंगी जो कोर्स के साथ साथ चलेंगी ना, वो आप अपनी ईज के मुताबिक अपने शेड्यूल में देख सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू यू। बकर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद अहमद। जी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्टर करवाएगी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो वो लाइजान ऑफिस की अप्रूवल लेगी या ब्रांच ऑफिस की अप्रूवल लेगी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और एक्टिविटी दोनों की क्या होगी पाकिस्तान में, अगर कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कर। आपकी आवाज कुछ कम आ रही है। बेसिकली आप एक फॉरेन कंपनी को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाने की बात कर रहे हैं और उसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इन्होंने जिक्र किया है, बट ये दो कोई सिनेरियोज हैं जिसकी डिफरेंशिएशन आप थोड़ा सा ऊंची बोल सकते हैं? सर अभी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी बेहतर है। मैं कह रहा हूँ कि सर ब्रांच ऑफिस और लाइजान ऑफिस में क्या डिफरेंस है और इनकी एक्टिविटी ब्रांच क्या ऑफिस क्या और है। लाइसेंस ऑफिस में क्या फर्क है सर? सर ब्रांच ऑफिस ये होती है जो वहाँ लोकली बैठ कर ना, जनरली मैं इजी वर्ड्स में कह दूँ, वो वहाँ पे ट्रेडिंग कर रही होती है एक्टिविटी के, मेरी ब्रांच वहाँ पे है, ब्रांच में सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। लाइजोन ऑफिस इटसेल्फ वो वर्ड बताता है कि वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के पर्पस के लिए बनाया गया, बट वो वहाँ लोकली ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कंडक्ट कर रहा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव एडवोकेट खालिद सईद। खालिद सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरा वालेकुम अस्सलाम। अभी लेक्चर में एक सवाल राइज हुआ कि जो एसईसीपी मीडिएरी उसका रोल है वो क्या क्या उसका इनफैक्ट रोल होता है उसका, जो एसईसीपी के साथ जो जिसको आपने बताया कि वो रजिस्टर होना पड़ता है। ये आप कह रहे हैं कि ऑथराइज इंटरमीडिएटरी बनने का क्या जी, इम्पैक्ट होता है? इंटरमीडिएटरी जो बनने का है। जी सर। अच्छा, उसमें ये है कि आप जनरली किसी भी क्लाइंट की कंपनी रजिस्टर करेंगे ना, या कोई भी उसका कॉर्पोरेट कंप्लायंस कर रहे हैं, वो आप उसके पोर्टल से लॉगिन करके उसकी आइडेंटिटी यूज करके कर रहे हैं। बट अगर आप अच्छा, ये ऑथराइज इंटरमीडिएटरी हैं तो आप अपने पोर्टल से क्लाइंट का सारा काम कर सकते हैं। राइट राइट, थैंक यू। इन शॉर्ट, तो आप उसके लिस्टेड एजेंट समझ लें या लिस्टेड पार्टनर हो जाते हैं सीसीपी। ग्रेट, हो गया, थैंक यू जी, थैंक यू। जी नासिर अब्दुल साहब। नासिर अब्दुल। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। जी अच्छा, समीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली इम्प्रेस विथ योर नॉलेज इन दिस एरिया। अच्छा, इसमें मैं आपका जो आज की हमने लेक्चर सुना, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक आपने ओवरव्यू दिया था, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको प्रॉपर एक सिलेबस के मुताबिक ग्रेजुअली बढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, एंड फिर हम आगे जाएंगे। तो बिल्कुल। उसमें क्योंकि इस वक्त इस क्लास के अंदर मोर देन 100 लोग हैं और हर एक का अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो लोगों ने जो सवालात किए बाज़ औक़ात वो ऐसे होंगे जो कि वो टॉपिक आप बहुत आगे कहीं कवर कर रहे होंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि जब हम नेक्स्ट क्लास से एक ऑर्गेनाइज सिलेबस के तरीके से पढ़ें, तो क्वेश्चंस उसी टॉपिक से ही रिलेटेड रहें जो आप पढ़ा रहे हैं, ताकि वो क्योंकि हर एक का डिफरेंट नॉलेज है, मे बी समबडी इज आस्किंग सम क्वेश्चन जो कि मुझे मेरे ऊपर से गुजरा है, मुझे पता ही ना उस चीज़ों का ना। तो जो जो चीज़ें उस टॉपिक उस क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, क्वेश्चंस अगर काइंडली उसी से रिलेटेड रहें, तो ये मेरा ख्याल है हम जरा जल्दी क्विकली भी चल सकते हैं और एक सिस्टमेटिकली लर्न करेंगे हम चीज़ों को। सर दो दो एक क्लासेस तक आपको जो है वो ये कुछ ऑडियंस के पास मार्जिन होता है जिसको हम भी बेयर कर रहे होते हैं, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी बेयर कीजिएगा, ठीक है? आफ्टर दैट ऑफ कोर्स जब हम एक प्लान लेक्चर होता है तो हम उसी की आउटलाइन के अंदर रहेंगे, और जो चीजें सर कवर करवाएंगे क्वेश्चन आंसर भी वहीं से हो रहे होंगे। हम आउट ऑफ द बॉक्स आने वाले क्वेश्चंस को कैटर नहीं कर रहे होंगे। सो तसल्ली रखें इस हवाले से। चलें, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव जी ताहिर गुल जमान। ताहिर गुल जमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जनरल क्वेश्चन है कि मैंने ना पहले सीटीए का भी कोर्स कर रहा हूँ, अक्टूबर 25 का भी मेरा जारी है। मेरी यहाँ क्वालिफिकेशन एमबीए फाइनेंस है। मैं चाहता हूँ कि आप इधर कोई सजेस्ट कर सकते हैं सरगोदा में कोई वो अदारा जो करवा रहा हो, प्रैक्टिस भी साथ करना चाहता हूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्वेश्चन था। सरगोदा में अदारा किस तरह का इदारा? आप सीटीए का कहाँ मतलब से जो कर ये रहे हैं? मेरा एमबीए फाइनेंस क्लियर, मैं अकाउंट्स की जॉब कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से। ठीक है, तो हमसे हाँ किस जी। तरह की सजेशन चाह रहे हैं? सरगोदा में तो हम किसी अदारे को नहीं जानते जो कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी करवा रहा हो। जी
प्रैक्टिस के लिए, ये टैक्स रिटर्न प्रैक्टिस के लिए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स की। ओके, चलिए ये बेसिकली हमारा एक मेंबरशिप का सिलसिला है, उसमें देखेंगे कि जो कुछ हमारी ऑडियंस जो सरगोदा से है, जो ऑफिस हो, जिनका फर्म हो, चैम्बर हो, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई कनेक्शन निकलता है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी ताहिर। नेक्स्ट वी हैव अमजद। अमजद साहब, अमजद साहब, हम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, राशिद सुहेल। जी सामिन सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मेरी सर एक सवाल और एक सजेशन है। मैं जो इससे पिछले दोस्त से उन्होंने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी थी कि जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ तो सर ने बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद सवालात की क्वेश्चन की ऐसी भरमार हुई कि सर ने बड़ा पेशेंटली सारी चीज़ों को टैकल करके क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड किया। लेकिन वो हमारा जो एक लर्निंग का प्रोसेस था, जो क्यूरियोसिटी थी, वो एक स्टेज पे आके स्टॉप हो गई। तो मेरी एक आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको थोड़ा सा, जैसे उन्होंने गुजारिश की ना कि हम एक टॉपिक को पहले गो थ्रू करें, उसके मुताबिक फिर उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स ले तो वो बेहतर रह जाएगा। इसमें ठीक थोड़ा हो सा गया। जरा सजेस्ट कर। दूसरा मेरा मैं सवाल ये इसके ऊपर है। बोलूंगा, आप बताइए, अगला क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी, क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि मेरा जो इस कोर्स को अटेंड करने का जो बेसिक पर्पस था ना, वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने इंग्लैंड से कॉर्पोरेट सेक्टर के अपने सब्जेक्ट्स में ही मैंने एलएलएम किया है, और मेरा तकरीबन को 8 साल का कॉर्पोरेट सेक्टर में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एज ए सीनियर लॉ ऑफिसर का एक्सपीरियंस भी रहा है। तो मैं इस कंपनी सेक्रेटरी की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहा था उसी इंस्टीट्यूशन में वापस आके। तो इसी वजह से मैंने इस कोर्स को अटेंड किया था। इस कोर्स में मेरे लिए कंपनी सेक्रेटरी की हद तक जो स्कोप है और वो उसमें कितना पोटेंशियल है कि सारी चीजें मैं अपनी जो अपना एक पर्पस है उसको मैं फुलफिल कर सकूंगा। थैंक यू। ठीक हो गया राशिद, थैंक यू राशिद भाई। सर आप बिफोर दैट के आपको समीत साहब आपके क्वेश्चन का विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट प्रैक्टिस जो है वो कंपनी सेक्रेटरियल के हवाले से जवाब दें। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है राशिद भाई। ये ओपन सेशन होता है, इसके अंदर कुछ आ रहे होते हैं क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स और हमने उसको कैटर करना होता है। और आज हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, आउटलाइन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, वो आगे जाके क्लासेस में होगी। और जब हम प्रॉपर क्लास कर रहे होंगे तो फिर ऑफ कोर्स जो है वो टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन को ही एंटरटेन किया जाएगा। इस भाई प्लीज बताइएगा किस क्या स्कोप है कंपनी सेक्रेटरियल के हवाले से इस कोर्स को लेके। अच्छा, इसमें कंपनी सेक्रेटरी का जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, कंपनी सेक्रेटरी रेलेवेंट होता है कि सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस के लिए जो बिजनेस एलटीडी स्ट्रक्चर पे रजिस्टर्ड है, और उसका एसईसीपी का कॉर्पोरेट कंप्लायंस क्या होगा, मेनली प्राइमरीली ये होता है कंपनी सेक्रेटरी का रेलेवेंट पोर्शन। हम उससे थोड़ा बाहर आते हैं, रिवर्स गियर समझ लें। पहले ब्रॉडर पिक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी का एक सर्टेन पोर्शन होगा जिसमें आप समझ लें एसईसीपी की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, कंप्लायंस, ये जो पोर्शन है ये कंपनी सेक्रेटरी से रेलेवेंट है। जो बाकी है वो उससे ब्रॉडर पिक्चर होगी उसकी कि अगर कोई कॉर्पोरेट में कंपनी नहीं बनाना चाह रहा लिमिटेड, क्योंकि पाकिस्तान में कंपनीज के ऊपर टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी, और डबल टैक्सेशन भी होती है, डिविडेंड टैक्स अलहदा और इनकम टैक्स अलहदा। तो लोग एसईसीपी के एलटीडी स्ट्रक्चर को अवॉइड कर रहे हैं। उस वजह से पाकिस्तान में कॉर्पोरेट एडवाइजरी के लिए जरूरी है कि कंपनी सेक्रेटेरियल से हटके भी आपको सारा काम आता हो, क्योंकि सारी कंपनीज आपको यहाँ एलटीडी के स्ट्रक्चर में नहीं मिलेंगी। बड़े बड़े ग्रुप्स मिलेंगे पाकिस्तान में जो आज भी सोल प्रोवाइडर बने हुए हैं या एओपी बने हुए हैं। तो ये रीजन है इस कोर्स को इस तरह हाइब्रिड सा बनाने की कि जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का भी सर्टेन पोर्शन है, बट ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर होगी कि सारे बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, उनका कंप्लायंस क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इसमें फर्दर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा इसमें कंपनी सेक्रेटरी का भी सर्टेन पोर्शन इसमें ऐड होगा। तो इसमें क्या मैं ये अंडरस्टैंड जो आपकी व्यू से मैंने जो आंसर से मैंने जो असर्ट किया है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है कंपनी सेक्रेटरी के हद तक वो इसमें सारी फुलफिल हो गई इस कोर्स में। कंपनी सेक्रेटरी का 100% इसमें फुलफिल नहीं होगा, आपको उसका रोड मैप मिल जाएगा, समझ लें बेसिक की पॉइंट्स मिल जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी के प्राइमरी काम क्या है, कंप्लायंस क्या है, उन सब से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एक कोर्स लें जो पूरा 3 महीने सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी पढ़ाए तो वो ऑब्वियसली एडवांस होगा, लेकिन वो नहीं करवा रहे हम क्योंकि मैक्सिमम डिमांड हाइब्रिड की है, इसमें कंपनी सेक्रेटरी प्लस अदर देन कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट एडवाइजरी हो। सर थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट दैट। थैंक यू जी। जी अबू बकर साहब, एमडी अबू बकर। जी अबू बकर।
अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर वालेकुम आवाज़ अस्सलाम। आ रही है, बिल्कुल आ रही है, जी पूछिए। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं बीएस कॉमर्स का मैंने अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, कॉमर्स ठीक है, कंप्लीट हुई है मेरी। तो सर इस कोर्स का मेरे लिए क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है सर? थैंक यू सर। ओके। चलिए आप स्मिथ जी, बताएंगे, आप एड्रेस करें। आप बता दें या आपको आइडिया, या फिर मैं बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, बीएस कॉमर्स के बाद अब देखिए इस पर्टिकुलर कोर्स की अगर बात की जाए तो आपने अगर बात की जाए एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से, तो आपके किसी भी बिजनेस को अगर ज्वाइन करते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप उसके कंप्लायंस डिपार्टमेंट को जब ज्वाइन करते हैं, तो कंप्लायंस के ऊपर आपकी एक अच्छी कमांड हो जाएगी। अदर देन दैट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने एग्जांपल्स के साथ आपको बताया कि आप बीएस कॉमर्स के साथ जो है वो आप आईटीपी के लिए भी एलिजिबल हैं, और दूसरी तरफ आप जो एसईसीपी का ऑथराइज इंटरमीडिएट होता है उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स है ही प्रैक्टिकल नेचर का। आपको सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करवा रहे होंगे नेविगेशन के साथ। तो उसके बाद आप वाई यू शुड गो फॉर एम्प्लॉयबिलिटी या जॉब की तरफ जाने के बजाय आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। थोड़ा सा टाइम लगता है क्लाइंट बनने में, लेकिन वो आपके लिए जॉब से ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अबू बकर, आपकी क्यूरी रिजॉल्व हुई? जी सर, थैंक यू सर जी। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव हुजैफा रियाज। हुजैफा, हुजैफा सवाल कीजिए प्लीज। ओके, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी हुजैफा। सर मैं एक एमएफए में काम करता हूँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। ओके, तो मैं एज अ लोन ऑफिसर इसमें काम करता हूँ। तो मैं इसका एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है इस इदारे का, उधर इनके प्रमोशन के लिए ये कोर्स करना चाहता हूँ, कंप्लायंस ऑफिसर के लिए। तो क्या ये कुछ मेरे लिए सूटेबल है? और इसका ये भी है, ये भी बताइएगा कि क्या मैं इसको इंडिविजुअली भी आगे परसू कर सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बाबू बकर को बता रहा था। लेकिन हुजैफा, आप माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप कम्बो लें। जो एक टैक्स वाला कोर्स है उसको भी साथ में ऐड ऑन करेंगे, तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल सेट हो जाएगा आपका, आपके कंप्लायंस ऑफिसर के लिए। क्योंकि देखिए, आप माइक्रो फाइनेंस में हैं, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं, और आज आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देख लें तो उसके ऊपर आपका जो है वो एक टैक्स का इम्पैक्ट होता है। जब आप टैक्स से फेमिलियर नहीं होंगे तो तब भी आप कह लें कि इनकम्प्लीट होंगे आप, ठीक है। तो व्हाट कैन आई सजेस्ट यू कि आप साथ में टैक्स को भी सीखें। कंप्लायंस के साथ? जी बिल्कुल सीखें, जरूरी है। जी ठीक है सर। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव अमजद। अस्सलाम वालेकुम। जी अमजद अस्सलाम साहब, वालेकुम। भाई आप एक अस्सलाम मिनट वालेकुम रुक सर। जाइए, आपकी बारी आएगी तो आपको मौका दिया जाएगा। जी अमजद साहब, प्लीज दोबारा म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। मैंने गलती से म्यूट कर अस्सलाम दिया। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Amjad from Faisalabad. जी I have two questions. जी First question is from where the employment promoter get license? Or ओके my second question, LLP and LLC stands for? ओके। ओईपी एक सेपरेट आप कह लें कि बॉडी है जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के लाइसेंस जारी कर रही होती है, ठीक है। लोकेटेड इन Okay. इस्लामाबाद, और माइट भी कि उनके कुछ रीजनल ऑफिस भी होंगे, ठीक है। तो वहां से आपको एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का लाइसेंस मिलता है। जहां तक आपने बात की एलएलसी की, तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, ये एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एलएलपी मींस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जी इसको भी लेकर गवर्न जो है वो आपका कंपनीज एक्ट 2017 कर रहा होता है। तो ये भी एक बिजनेस का स्ट्रक्चर okay है। thank you. थैंक यू अमजद साहब। जी नेक्स्ट वी okay हैव शफा इशफाक। okay. शिफा, जी शिफा, शिफा आर यू देयर? नदीम इकबाल साहब पुराने स्टूडेंट हैं जी। नदीम साहब पूछिए। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है सर। अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा सर, मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना था, मैंने पूछा वो मेंबर से आपने स्टार्ट की थी, मैंने अप्लाई भी किया था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से ना वो मैं फीस नहीं पे कर सका था। तो क्या अभी भी मेंबरशिप पर लॉ है कि हम वो फीस पे करके मेंबरशिप कर बन सकते हैं, सकते आप हैं? अपने कोऑर्डिनेटर को बताइएगा, आप मेंबरशिप के लिए आप जरूर जाएं। ठीक है सर, बस यही पूछना था। ठीक हो गया। जी शुक्रिया सर। शिफा, आपका कोई क्वेश्चन है? शिफा इकबाल, इशफाक Uh, सॉरी। जी सर, I have a question.
I have a simple question that I'm currently pursuing law as a profession and I'm a final year student. So ओके basically मेरा इंटरेस्ट जो है वो आगे कॉर्पोरेट लॉ में है और इसलिए ही मैंने ये कोर्स भी ज्वाइन किया था कि मुझे थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि कॉर्पोरेट प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग फ्रॉम सर समीत कि सर मैं मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन किस तरह से स्टार्टअप ले सकती हूँ इफ़ आई वांट टू परस्यू कॉर्पोरेट प्रैक्टिस. आर देयर एनी कॉर्पोरेट फर्म्स इन पाकिस्तान जिनको मैं ज्वाइन कर लूँ? अच्छा, इसमें कॉर्पोरेट फर्म्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता भी इंट्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन वंस यू ग्रेजुएट तो आपको आराम से मिल जाएंगी. इतनी कम भी नहीं है कि आपको मिले ना, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि फेमस नाम हो और हमें फिंगर टिप्स पे याद हो. बट एग्जिस्ट कर रही हैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, और सीए फर्म्स भी इसमें कॉर्पोरेट की फील्ड में काम कर रही हैं साइमल्टेनियसली. जो प्योर टिपिकल लॉ फर्म होती है कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, वो भी काम कर रही हैं. तो पाकिस्तान में इस टाइम कॉर्पोरेट एडवाइजरी का बहुत ज़्यादा गैप है. तो जो कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस का या लॉ का, ये 3-4 फील्ड्स हैं जो सब अगर कॉर्पोरेट को अपना कैरियर बनाए तो इसमें काफ़ी ग्रोथ है इस टाइम. और वो सीए फर्म्स में भी आपको जॉब्स और वो इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं सीखने मेरा के भी लिए. है एक बेटा. एंड सर वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं देन शुड वी गो फॉर द एलएलएम इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज एज वेल फॉर द प्रैक्टिस? हाँ, एलएलएम जैसे एलएलबी है ना थ्योरी है, वैसे भी एलएलएम कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल भी थ्योरी है. लेकिन आपने एक बार कॉर्पोरेट एडवाइजरी सीख ली, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क आ गया, उसके बाद लेट्स सपोज अगर आपको कोई एक अच्छी सी जॉब मिल रही है टेलेनॉर में, जैज में, मोबिलिंक में, किसी भी मल्टीनेशनल में, तो वहाँ उनकी जॉब रिक्वायरमेंट में ये आ जाता है कि एलएलएम या बारट लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी. तो कीपिंग जॉब माइंडसेट, अगर आपका प्लान है कि कॉर्पोरेट में मैंने जॉब भी करनी है, तो फिर तो एलएलएम अच्छा ऑप्शन है. लेकिन अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर बनना है लाइफ टाइम के लिए, तो फिर एलएलएम का ऐसे उतना बेनिफिट नहीं होगा. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू शिफा. एनीबडी एल्स? जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. सर, ये सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स पे एलसी बन सकती हैं, और दूसरा सवाल ये है कि आईपीओ क्या है सर? आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. जी जी सर, इसमें रजिस्ट्रेशन किस ब्यो पे होती है और ये क्यों जरूरी है या नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए? ये अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कि आप आईपीओ, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप आईपीओ में जाते हैं. आप अपने बिजनेस का, अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क करवाते हैं कि आपके पास इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ आपके पास एसेट्स हैं, आप उनके प्रॉपर्टी वो कॉपीराइट्स लेना चाहते हैं. आप उसके लिए आईपीओ जो है वो आपके इनटेंजिबल या इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप सेफ गार्ड कर रहा होता है. और दूसरा, ये सोल प्रोप्राइटर ब्यो पे हम एलसी बना सकते हैं? सोल प्रोप्राइटर के ऊपर एलसी, ये आप लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट के एलसी लिए? जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट होता है, ये बैंक टू बैंक होता है दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये के लिए एलसी यूज होता लेटर ऑफ क्रेडिट ये यही होता है ना? बिल्कुल, तो है. हाँ उसमें भी बन जाता है. अच्छा, इसे अकाउंट से बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकता है. ठीक है, मेहरबानी सर. थैंक यू. ओके, एनीबडी एल्स? उमर कह रहे हैं जी, मेरा क्वेश्चन है जी. उमर पूछिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी हो तो उसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, और लॉ फर्म अगर बनानी हो तो उसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन होगी? अच्छा, लॉ फर्म के लिए जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रिकमेंडेड है पाकिस्तान में, जो एसईसीपी में रजिस्टर होगा. 2-3 जितने भी पार्टनर्स हैं वो एलएलपी बनाएं. और जहां तक कंस्ट्रक्शन फर्म की बात है, कंस्ट्रक्शन फर्म के गोल्स पे डिपेंड करे. अगर उसने प्राइवेट सर्विसेज देनी है कंस्ट्रक्शन की, तो फिर वो सिंपली एसईसीपी में बना लें, एओपी में कहीं भी रजिस्टर कर लें, वो लीगलाइज्ड बिजनेस होगा. लेकिन अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन की गवर्नमेंट सर्विसेज देनी है, जैसे रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस के टेंडर्स लेने हैं, तो फिर उस पर एक सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन आ जाती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की. लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज हम आगे इस कोर्स में इन डिटेल कवर करेंगे कि किस किस सिचुएशन पे कौन कौन से रेगुलेटर ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे. जी, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू जी. अली अब्बास जी, अली भाई, अली अब्बास साहब. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का एहसान. अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से बिलोंग करता हूँ. यहाँ हमारे इलाके में ना ये एक तो कॉर्पोरेट लॉ बहुत कम है ना, प्रैक्टिस भी बहुत कम है. वैसे अब मुल्तान में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो इस हवाले से मेरा ये इरादा था कि मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँ.
तो इसमें मैंने ये एक सिंपल सा सवाल पूछना है, ये इसी कोर्स में ये इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न ये भी सारा स्टडी कराया जाएगा? नहीं अली भाई, इसका इस कोर्स का पार्ट नहीं है। दिस इज प्योरली अबाउट द कॉर्पोरेट एडवाइजरी। वो आपका जो टैक्स कंप्लायंस का जो पोर्शन है वो सीटीए में कवर होता है। उसके लिए स्पेसिफिक सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स है जो कि इनकम टैक्स सेल टैक्स को बहुत इन डिटेल इन डेप्थ जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ कवर करता है। चलिए जी, ऑनलाइन वालों से मैं मुखातिब हूँ। इस टाइम हम क्लास को रैप अप करते हैं और अगले वीक से हमारी इंशाल्लाह क्लासेस का बाकायदा आगाज़ होगा। और उसके लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके अपनी इनरोलमेंट सिक्योर कर सकते हैं, जिन लोगों ने अभी तक इनरोलमेंट नहीं करवाई। बाकी इंशाल्लाह अगले वीक में इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, टाइमिंग यही है। और कल हमारी क्लास नहीं है, ये अनाउंस भी कर दिया जाएगा और ये मैं आपसे अभी अनाउंस आपको कर भी रहा हूँ कि कल हमारी क्लास नहीं है। अगले वीक से इसकी बाकायदा क्लासेस का आगाज होगा। सो टिल देन अपना ख्याल रखें और अपनी इनरोलमेंट सिक्योर करवा लें। मोर लाइकली वी विल नॉट बी ऑफरिंग जो हम डेमो क्लासेस ऑफर करते हैं, क्योंकि आज कुछ डेकोरम के अंदर कुछ मसले मसाइल आए। उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो नंबर रिमूव हो जाए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि इस तरह का मसला आने वाली क्लासेस में ना आए। अदरवाइज हम सिर्फ पेड ऑडियंस के साथ जा रहे होंगे, तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि अगर आप अपनी इनरोलमेंट करवा लेते हैं, आप एक सिस्टम थ्रू करके जब ग्रुप में आप आ जाएंगे तो फिर ये क्लास डेकोरम जो है वो उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच। टिल देन, अल्लाह हाफिज।